ओके माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, द सिचुएशन इज क्वाइट एडवर्स। बड़ी ही प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, लेकिन हम लोगों को अपनी बेहतर मनस्थिति बनाकर रखनी है, क्योंकि आप जानते हैं जो ऑप्टिमिज्म है, जो आशावादी दृष्टिकोण है, वह हर विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देती है। पिछले सप्ताह में काफ़ी दिनों के बाद आया था और मैंने अपना निजी अनुभव आपको बताया था, और आप लोगों ने जो सिंपैथाइज किया या मेरे प्रति जो विश्वास जताया एंड एक्सप्रेस द कॉन्फिडेंस इन माय लेक्चर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वही वह टॉनिक है जो इवन पोस्ट कोविड में मुझे वीक नहीं होने दिया, आपके विचारों का टॉनिक। आज सैटरडे है, मैं सोच रहा था कौन सा मुद्दा लेकर आऊं, तो पिछले लेक्चर के बाद जो कुछ कमेंट्स आए थे उसमें एक दो बच्चों ने मांग की थी, क्योंकि आप देखते हैं कि जो फिलिस्तीनी और यहूदियों का प्रॉब्लम है, दैट इज द ब्लीडिंग वुंड इन हिस्ट्री। यह इतिहास का रिश्ता हुआ घाव है। और मैं एक बात और भी बता दूं कि चूंकि सारे विषयों की जननी इतिहास है, हिस्ट्री है, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस है कि मेरे स्टूडेंट्स के जीएस तो वैसे ही अच्छे होंगे। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर मैंने प्रेजेंट एंड पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज का लेक्चर भी आप लोगों के लिए स्टार्ट किया हुआ है। तो आज जो हो रहा है, आपने देखा अल अक्सा मॉस्क में, ईस्टर्न जेरूशलम में, कैसे इजरायली पर्सनल्स, सुरक्षा गार्ड और रमजान के समय में जो वहां मुस्लिम्स अपने श्रद्धा अर्पित करने गए थे, उनके बीच हाउ डिड कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट। प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई। और पिछले मंडे को जब जेरूशलम दिवस इजराइल के द्वारा मनाया जा रहा था, तो आप लोगों ने डेली न्यूज में देखा होगा कि यह बात हमास मिलिशिया को बर्दाश्त नहीं हुई, उसने कुछ रॉकेट छोड़ दिए। वह कोई एक साधारण सी घटना, लेकिन अगर आप मधुमक्खी के छत्ते पर अगर पत्थर फेंकते हो, कुछ उसी तरह की घटना हुई उधर से यहूदियों और इजराइल को। तो कोई ना कोई बहाना चाहिए उन बेचारों फिलिस्तीनियों के दमन के लिए। उसके बाद जो घटनाएं हैं वो आपकी आंखों के सामने हैं। न्यूज से लेकर, टीवी न्यूज से लेकर प्रिंट मीडिया, हर जगह ये घटना फ्लैश हो रही है। अगर कोरोना के बाद कोई एक अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार के केंद्र में कोई घटना आ रही है, तो वह है फिलिस्तीनी इजराइल संघर्ष। तो बच्चों ने डिमांड किया कि इसकी जड़ भी तो इतिहास में होनी चाहिए। इतिहास में सब कुछ मिलता है। मैं आज फिलिस्तीनी और यहूदियों के संबंधों की एक लंबी कहानी बताता हूं। कोशिश करूंगा कि संक्षिप्त में बताऊं और आपके मस्तिष्क पर तथ्यों का ज्यादा अधिभार ना रखूं। I should not shift excessive burden of facts on your mind. आप इसमें जो मैंने पीपीटी रखे हैं वो कोई ज्यादा नहीं है, तो अगर आप में से कोई ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे तो उनसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे लेक्चर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जॉट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं पीछे। पहले हमने किस मुद्दे को सामने रखा है? पहला है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। मेरी जो कोशिश रही है आप लोगों को सोचने वाले प्राणी बनाने की, वह इसलिए कि सारी चीजें इतनी इंटरकनेक्टेड होती है कि एक चीज को समझने के लिए दूसरी चीज की जानकारी चाहिए,
और दूसरी चीज को समझने के लिए तीसरी चीज की जानकारी चाहिए। यानी अगर एक चीज को समझने में आपको 10% ऊर्जा लगेगी तो दो चीज को समझने में आपको 7% ही एनर्जी लगेगी। और जब तीन चीजों को उसी में समझ जाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि वह प्रोपोर्शनेटली बहुत कम ऊर्जा लगेगी। और तब इन रियल सेंस में आपके पास उतने आइडियाज आ जाएंगे कि किसी भी क्वेश्चन पर, चाहे वो इंटरव्यू में हो, मेंस में हो, आप स्वतंत्र रूप में अपने विचार दे सकते हैं। आप लोग जरा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि ये प्रेजेंट एंड पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज से आपको वाकई में क्या फायदा हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा संकेत करें कि आप क्या फील कर रहे हैं, कैसे अब आप सोशल साइंस को ले रहे हैं। तो चलिए पहले हम आते हैं, जब पश्चिम में आप धर्म के इतिहास पर नजर डालेंगे, क्योंकि ये मैंने पहला आपको बताया कि रोमन साम्राज्य और यहूदी, तो जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में बच्चों को पढ़ाता हूं तो आपका सिलेबस तो शुरू होता है प्रबोधन अथवा इनलाइटेनमेंट से, यानी 18वीं सदी में जो प्रबोधन अथवा इनलाइटेनमेंट आया वहां से आपका पाठ्यक्रम शुरू होता है। लेकिन मैं वहां से नहीं शुरू करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि दे आर आफ्टर ऑल द बिगिनर एंड दे वुड नॉट डेवलप देयर इंटीमेट रिलेशनशिप विद द सब्जेक्ट। तो मैं इसे कहां से शुरू करता हूं? तो यूनान और रोम की सभ्यता से ही झलक देना शुरू करता हूं। तो आप देखोगे एंशिएंट ग्रीस और रोम में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। बड़े बड़े आइडल बनते थे, बड़े खूबसूरत देवताओं की मूर्तियां बनती थी और उनकी पूजा होती थी। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि केवल देवताओं की मूर्तियों की ही पूजा नहीं होती थी। नॉट सिंपली द स्टैचू ऑफ गॉड वॉज बीइंग वर्शिप्ड, rather even the idols of the kings were deified। मतलब जो शासक की मूर्तियां होती थी, उनके आइडल्स होते थे, उनका भी वर्शिप होता था। जैसे आपने देखा होगा, जब आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी, जीएस वाले भी, तो आपने गांधार शैली की चर्चा सुनी होगी। और गांधार शैली पर हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव है। वो हेलेनिस्टिक कला कहाँ से आया है? तो एंशिएंट ग्रीस और रोम से, जो कुषाणों के समय उत्तर पश्चिम में वो तक्षशिला वगैरह उसके केंद्र थे। मध्य एशिया में भी उसका कुछ केंद्र था और उसका विकास हुआ था। तो मतलब यह है कि जो हमारे यहाँ भी मूर्ति पूजा थी गैर आर्यों में, लेकिन जो खूबसूरत और सुडौल मूर्तियां बनी गांधार कला में, वह कहीं ना कहीं एंशिएंट यूनान और रोम से आई थी। तो अब देखिए, हुआ ऐसा कि पश्चिम में अगर आप धर्मों का इतिहास देखेंगे तो सबसे पहले एंशिएंट ग्रीस है और रोम है, वहां के धर्म को कहा जाता था पेगनिज्म। पेगनिज्म का मतलब हुआ, एक शब्द आता है पेगन धर्म। पेगन धर्म में क्या होता था? मूर्ति पूजा होती थी और उसमें बहुदेववाद का प्रचलन था, जो हमारे वैदिक काल में था। लेकिन ध्यान रखिए, हमारे जो वैदिक आर्य थे वो बहुदेववादी तो थे, परंतु मूर्ति पूजक नहीं थे। मूर्ति पूजा गैर आर्यों में प्रचलित रही है, हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित रही है, उससे पहले भी और उसके बाद भी। तो वहां पर पेगन धर्म प्रचलित था। लेकिन बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि धीरे धीरे पश्चिम एशिया में ही, जो पहले आज वो जगह है, पहली जगह मेसोपोटामिया, इराक वाली जगह आप देखते हैं, तो मेसोपोटामिया में दजला फुरात की घाटी और आसपास के क्षेत्र में यहूदी बसते थे। वो यहूदी, आज आप उन्हें यहूदी कहते हैं, तब वो यहूदी नहीं कहलाते थे, तब उन्हें इजराइलाइट्स कहा जाता था। यहूदियों को क्या कहा जाता था? तो इजराइलाइट्स। तो उनको इजराइलाइट्स कहा जाता था, लाइट्स। और इसकी खासियत थी यहूदी धर्म की, इसकी खासियत थी इजराइलाइट्स की, इस यहूदी धर्म की खासियत थी कि इसमें एकेश्वरवाद का प्रचलन था। मोनोथिज्म, इंग्लिश में उसको मोनोथिज्म कहते हैं। आप लोगों के मन में जिज्ञासा होगी, एकेश्वरवाद का क्या चक्कर होता है? जो धर्म का इतिहास पर अगर जानते हो तो वो तो समझ रहे, बाकी को आपको हो सकता है थोड़ी सी इस पर शंका हो। देखिए, बहुदेववाद का मतलब है अनेक देवताओं की पूजा। और सामान्यतः ऐसा देखा जाता है, अगर आप वैदिक काल को अपवाद में रखें,
तो बहुदेववाद के साथ कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा भी जुड़ जाती है और कोई ना कोई मंदिर जैसी चीजें भी या मठ जैसी चीजें जुड़ जाती है। तो जो इसे थोड़ा सा प्रगतिहीन माना जाता है। और एकेश्वरवाद का मतलब हुआ है एक देवता, और वह भी आकार रूप में नहीं, फॉर्मलेस गॉड, गॉड अ सिंगल गॉड, अ लोन गॉड इन फॉर्मलेस शेप, मतलब एक देवता जिनका कोई आकार नहीं है। तो इस प्रकार का धार्मिक पंथ तो भारत में बस वैदिक काल के अंत में ही उपनिषद के चिंतन में इस प्रकार का एकेश्वरवाद पहली बार आप देख लेते हो 6ठी सदी ईसा पूर्व में ही, जिसे कहते हैं मोनोथिज्म, या उसी के लिए टर्म आता है मोनिज्म। मोनिज्म आता है अद्वैतवाद। चलिए उस अद्वैतवाद की जगह हम एकेश्वरवाद शब्द का ही प्रयोग करते हैं, निराकार ईश्वर। अब ऐसा ईश्वर जो होते हैं निराकार ईश्वर, उनमें मंदिर की जरूरत नहीं होती, पुरोहित वर्ग की जरूरत नहीं होती, मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं होती। तो लोग उसे प्रगतिशील इसलिए मानते हैं कि उसमें धार्मिक आडंबर नहीं होता, कर्म कांड नहीं होता, कॉमन पीपल का शोषण नहीं होता। तो इस तरह का धार्मिक पंथ, तो जैसे जरथुस्त्र पंथ पहले पश्चिम में आया था, परंतु वह एकेश्वरवादी नहीं था। पश्चिम में पहला धार्मिक पंथ जो एकेश्वरवादी था वह था यही जिसको आप कहते हो जुडाइज्म, यहूदीवाद। इसका टर्म, इसका एक नाम आता है जुडाइज्म। ये धार्मिक पंथ था, इसका नाम था जुडाइज्म, जिसमें एक ईश्वर, उसको याहवे कहते थे। और इनकी जो आध्यात्मिक गुरु माने जाते थे, जिनका कोई ऐतिहासिकता बहुत स्पष्ट नहीं है, वे थे अब्राहम। इसलिए अब्राहमी परंपरा, और अब्राहम के बाद तब मोसेस हुए, जिसको आप हिंदी में मूसा भी बोलते हो। और मोसेस के समय ही आगे चलकर एक किंग डेविड है, वो भी इससे जुड़ गया। खैर चलिए, बाइबल की कहानी के आधार पर, या ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट आप जानते होगे या नाम सुना होगा। कहानी यह है कि जो पहले जब इजराइलाइट्स लोग, जिन्हें आप यहूदी कहते हैं, वो बसते थे पहले दजला फुरात की घाटी में मेसोपोटामिया में, लेकिन आगे चलकर वे धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ते गए और 8वीं सदी ईसा पूर्व के करीब में उन्हें अब्राहम ने लाया। आज मैं आपको मैप पर दिखाऊंगा। आज वर्तमान में जिसको सीरिया फिलिस्तीनी क्षेत्र कहते हो, वहां पर उनका आगमन 8वीं सदी ईसा पूर्व में हो गया और वे सीरिया फिलिस्तीनी क्षेत्र में बस गए। 8वीं सदी ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं। आपने एक रोमन साम्राज्य का नाम सुना होगा। तो जैसे जैसे रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ, तो रोमन साम्राज्य ने आगे चलकर यही सीरिया और दमिश्क का जो क्षेत्र है, जिसके बारे में हमने बताया, रोमन साम्राज्य ने उसे जीत लिया। तो अब जो इजराइलाइट्स थे, जिनको आप यहूदी कहते हो, अब वे बन गए किसकी प्रजा? अब वे बन गए प्रजा रोमन साम्राज्य की। नाउ दे वर द सब्जेक्ट पीपल ऑफ रोमन एम्पायर। अब देखिए, एक समस्या यह आई कि एक तरफ जो रोमन सम्राट थे, वो अपनी मूर्तियों की पूजा करवाते थे और अपने आप को देवता की तरह, जिसको कहते हो डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप, दे जस्ट ट्राई टू प्रोजेक्ट देमसेल्व्स एज द डिवाइन किंग्स। और दूसरी तरफ जो यहूदी लोग थे, वो एक ईश्वर की बात करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। तो इस तरह से जो रोमन इंपेरर के इंटरेस्ट में और यहूदियों के इंटरेस्ट में क्लैश हुआ। अब रोमन साम्राज्य ने उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, रोमन इंपेरर ने। तो बहुत से यहूदी उस समय भी इधर उधर भागे अपनी जगह छोड़कर। फिर क्या हुआ आगे चलकर, क्योंकि जिसको आप अब्राहमी परंपरा कहते हो, आज भी जब धर्म की बात होती है तो आपको आश्चर्य होगा कि यही अब्राहम की परंपरा से ही 3 धार्मिक पंथ जुड़ा हुआ है। 3 धार्मिक पंथ। सबसे पहले इसमें आता है यहूदीवाद, और यहूदीवाद के बाद आता है ईसाई पंथ, ईसाई यानी क्रिश्चियनिटी, और इसके बाद तब आते हैं इस्लाम। ये तीनों इसी अब्राहम की परंपरा से जुड़ी हुई है, यानी अब्राहम की परंपरा को कोई भी अस्वीकार नहीं करता। और ये तीनों धार्मिक पंथों में एक प्रकार की समानता भी है, और वह समानता यह है
कि ये तीनों धार्मिक पंथ एकेश्वरवादी है, एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। यहूदीवाद भी, फिर बाद में ईसाई पंथ आया, जैसे आपने सुना होगा। अब यहूदियों का जो प्रताड़ना रोमन साम्राज्य से मिली, इसी पर एक यहूदी पिक्चर बनी हुई, दिलीप कुमार ने उसमें एक्टिंग का काम किया था। हमने बचपन में उसे देखी थी तो समझ में नहीं आया था कि भाई इन रोमन इंपेरर को यहूदियों से प्रॉब्लम क्या था। बाद में समझ में आ गया कि चलिए ये बात हुई। बाद में जब ईसा मसीह आए तो वो भी जेरूशलम से आए थे और यहूदी के ही मूल से थे। तो आरंभ में जब ईसा मसीह ने एक नए पंथ की बात की तो लोगों ने समझा कि शायद यहूदी धर्म से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन खैर उनको जो सूली पर चढ़ाया गया, यानी क्रूसिफिकेशन हुआ, क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट, उसके लगभग 100 वर्षों के बाद ईसाई धर्म की अपनी अलग पहचान बन गई, यहूदी धर्म से पृथक। उसमें आपको वहां भी जिज्ञासा होगी, भाई ऐसी कौन सी बात थी कि जीसस क्राइस्ट को सीधा सूली पर चढ़ा दिया गया? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? तो देखो, इसके पीछे वजह यह थी कि जीसस क्राइस्ट भी वही एकेश्वरवादी थे, उसी एकेश्वरवाद की बात कर रहे थे जिस एकेश्वरवाद की बात यहूदी पंथ कर रहा था। इसलिए जीसस क्राइस्ट को के साथ भी उसी तरह से व्यवहार उन्होंने किया, तो उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। उसमें क्या हुआ था, कुछ यहूदी जो पुरोहित थे, जो जीसस क्राइस्ट के उद्भव से डर गए थे, वे यहूदी पुरोहितों ने कहीं ना कहीं ईसा मसीह को बंदी बनाकर और रोमन गवर्नर के पास पहुंचाया था, जिसने उन्हें क्रूसीफाई किया था। ही वाज क्रूसीफाइड। तो कुल मिलाकर ये एक ईसाइयों के बीच और यहूदियों के बीच ये मतभेद का कारण भी बना, क्योंकि कहीं ना कहीं ईसाइयों के मन में एक एंटी सेमिटिक कहते हैं यहूदी को, कि एंटी सेमिटिक एक मन स्थिति आ गई कि यहूदी ही जीसस क्राइस्ट के इस क्रूसिफिकेशन में इनका भी हाथ है। तो इससे क्या हुआ कि दोनों के बीच मतलब एक एनिमोसिटी मतलब शत्रुता जैसा भाव भी कुछ रहा। खैर, यहूदी वहां से भागे। अब 8वीं सदी में उसी भूभाग को जीता इस्लाम ने, क्योंकि आप जानते हो कि जब 7वीं सदी में पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम पंथ चलाया, तो इस्लाम पंथ का जो विस्तार होता गया और धीरे धीरे वह आगे चलकर, वो तो बहुत आगे चलकर उसमें तुर्क भी शामिल होने हैं, मंगोल भी शामिल होने हैं, और वह इस्लाम पंथ एक विश्व साम्राज्य बनना है, वो एक विश्व धर्म बनना है। तो उसी क्रम में जब उसका विस्तार हो रहा था तो उसने पश्चिम एशिया के उस क्षेत्र को, और अरब क्षेत्र में से तो इस्लाम धर्म का उद्भव ही हुआ था। मैं आपको अरब क्षेत्र दिखाऊंगा कि यहाँ तो इस्लाम का उद्भव ही हुआ था। देखो, ये जो आज सऊदी अरेबिया जहाँ देख रहे हो ना, यही ओरिजिनल अरब क्षेत्र है, और यहीं पर मदीना भी और मक्का भी है। ये मक्का है, ये मदीना है। आपको ये इस पर देख लेना, या कहीं भी मैप तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये देखो, ये पर्शियन फारस की खाड़ी है, ये अरब सागर है, और ये लाल सागर है। तो लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर के जो बीच का क्षेत्र है, यही अरब क्षेत्र है पूरा, और यहीं पर इस्लाम का उद्भव हुआ। धीरे धीरे इस्लाम जब पश्चिम एशिया की तरफ फैलता चला गया, तो उसी क्रम में इस्लाम ने जेरूशलम को भी जीता, सीरिया को जीता, सीरिया के साम्राज्य को, और सीरिया को जीतने के साथ फिर वहां पर जिसको आज फिलिस्तीनी क्षेत्र कहते हो, वहां पर अरब मुस्लिम बस गए, और अरब मुस्लिम ने उस भूभाग पर कब्जा कर लिया। यहूदियों का भावनात्मक संबंध उस क्षेत्र से बना रहा। यहूदियों का अपना था कि वहां पर, जैसे अभी आप जहां अल अक्सा मॉस्क देखते हो, जहां पर अल अक्सा मस्जिद, जहां पर अभी विवाद हुआ है, या वहां पर मतलब पुलिस और सामान्य जो मुस्लिम डिवोटीज हैं उनके बीच झड़प हुई है, उसके बारे में है कि एक माउंट टेम्पल, उसको पहले यहूदी लोग माउंट टेम्पल का नाम देते हैं कि यहाँ पर हमारा माउंट टेम्पल था। बाद में जब वहाँ पर इस्लाम का कब्जा हुआ तो वहाँ पर अल अक्सा मॉस्क बना। तो वह यहूदियों के लिए माउंट टेम्पल है, इनके लिए अल अक्सा मॉस्क है, और वह जगह है जहाँ क्रिश्चियनिटी से भी जेरूशलम, वहीं से में बेथेलम से जीसस क्राइस्ट भी आए थे। तो कुल मिलाकर जेरूशलम एक ऐसा पवित्र स्थल है, धार्मिक स्थल, जहां पर अब्राहमी धर्म की तीनों धर्मों के क्षेत्र वहां पर जुड़े हुए हैं, तीनों धर्मों की भावना वहां जुड़ी हुई है। तो अब क्या है कि जब उस क्षेत्र में आज आप देखेंगे तो उसमें यहूदियों का भी अपना क्लेम है, इस्लाम का भी अपना क्लेम है, और ईसाइयों का भी अपना क्लेम है। उसी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए इतिहास में अगर आप जाओगे, आपने क्रूसेड्स का नाम सुना होगा। क्रूसेड्स का मतलब होता है धर्म युद्ध। तो इतिहास में 3 क्रूसेड्स हुए, और इन्हीं भूभाग पर कब्जा करने के लिए क्रूसेड्स हुए थे।
किसमें, किसके बीच? तो ईसाई शक्ति के बीच, यूरोपीय देशों के बीच और इस्लाम के बीच। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि इस क्षेत्र से यहूदियों का भावनात्मक लगाव था। और जब फिलिस्तीनी अरब मुस्लिम तो वहां पर बस गए तो बस गए। अब मान लीजिए मध्य एशिया से जब चलो बाबर आए और फिर बाबर के साथ मुगल आकर भारत में बस गए तो बस गए तो बस गए। अब उनका भूभाग एक तरीके से हो गया। अब मान लीजिए जो भारत से बहुत पहले कहीं अगर चले गए और वह अगर फिर दोबारा क्लेम करें कि भाई हमें लौटना है 1000 वर्षों या 500 वर्षों के बाद, तो इस तरह से अगर ट्रांसफर पोस्टिंग पूरे वर्ल्ड में किया जाए तो यह अपने आप में एक बहुत बड़े विवाद को जन्म देगा। आज अगर आप पूरे विश्व इतिहास को उठाकर देखेंगे तो यह पता करना मुश्किल है कौन किसका ओरिजिनल प्लेस है। लेकिन यहूदी क्लेम करते थे कि मोसेस ने यही उपदेश दिया था, डेविड, वो अपने किंग डेविड को मानते हैं, 1000 ईस्वी में इस भूभाग पर कब्जा किया था और वहां पर में हमारा पुश्तैनी हक है। तो खैर अपना भावनात्मक लगाव लिए रहे, लेकिन इस्लामी शक्ति इतनी मजबूत थी कि उनको वहां से उखाड़ फेंकी और बहुत सारे यहूदी इधर उधर भटक कर यूरोप में चले गए। जब यूरोप में गए तो वहां भी उनका स्वागत नहीं हुआ। यूरोप में भी यहूदियों का स्वागत नहीं हुआ। एक तो माइग्रेंट्स थे यानी प्रवासी, और दूसरा क्या था कि यहूदियों से दो कष्ट वहां के यूरोपीय लोगों को था। दे वर हैविंग द टू ग्रीवांसेस अगेंस्ट ज्यूज। एक तो बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते थे, बड़े सफल व्यवसायी, तो जिन क्षेत्रों में जाते थे वहां के पुश्तैनी व्यवसायियों को हटा देते थे, वहां से बाहर कर देते थे व्यापार से। तो उनको इस बात उन्हें लॉस होता, तो वो अपनी सरकार पर दबाव डालते कि यहूदियों को हटाओ। आप देखोगे कि आपने हिटलर का नाम सुना होगा, जिसकी जो एंटी सेमिटिक पॉलिसी थी और उसने जो इतिहास में किया वो दिल दहलाने वाली घटना आज भी याद करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि लाखों यहूदियों को गैस चैम्बर से। तो उसके पीछे कौन थे? तो जर्मन कैपिटलिस्ट क्लास था नंबर 1, और नंबर 2 एक एंटी सेमिटिक मेंटेलिटी क्रिश्चियन लोगों में वैसे भी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में यह भाव था कि जीसस क्राइस्ट को इन्हीं के कारण सूली पर चढ़ाया गया था। जैसे हमें याद है, हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते थे, शायद आप लोगों में से भी कई लोगों ने पढ़ा होगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस। यह शेक्सपियर की लिखा हुआ प्ले है। उसमें शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस में चर्चा की हुई है कि किस प्रकार शेक्सपियर का कहना है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक साइलॉक नामक यहूदी मर्चेंट का वो फिगर देता है, और वो कहता है एक किसी ने उसे उधार लिया था पैसा, तो उसने एक बॉन्ड लिखवाया था कि अगर ड्यू डेट को तुम वापस नहीं करोगे तो तुम्हारे शरीर का 1 पाउंड मांस हम निकाल, मतलब एक पाउंड फ्लेश जो मांस है वो लेने के हकदार होंगे। और जब मिस किया तो 1 पाउंड फ्लेश की मांग की। खैर चलिए, एक बड़ा ही वीटी माइंड का कोई पंच ब्रोकर बैठा, उसने कहा कि ठीक है, उसमें केवल कॉन्ट्रैक्ट 1 पाउंड फ्लेश का हुआ था, ब्लड का नहीं हुआ था, इसलिए ब्लड नहीं गिरना चाहिए, अगर ब्लड गिरेंगे तो हम दंडित कर देंगे। तो इस तरह से उसका बचाव हुआ। लेकिन ये तो कहानी है, ये दिखाता है कि उस समय क्रिश्चियन लोगों में यहूदियों के प्रति कितनी घृणा थी। तो एक तरह से यहूदी पीड़ित रेस था शुरू में, जहां भी गया वहां स्वागत नहीं हुआ, पीड़ित थे अपना। खैर चलिए, अब क्या हुआ कि 19वीं सेंचुरी के बिगिनिंग तक आते आते तब तक इस्लाम का भी पतन हो चुका था और इस्लामी शक्ति जहां तहां क्षय हो रही थी। ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत फिलिस्तीनी क्षेत्र था, और ऑटोमन साम्राज्य, अगर आप लोगों को ने विश्व इतिहास देखा होगा तो वहां पर एक टर्म आता है यूरोप का मरीज, सिक मैन ऑफ यूरोप। तो ऑटोमन साम्राज्य एक सिक मैन ऑफ यूरोप हो चुका था, मतलब यूरोप का बीमार हो चुका था, और यूरोपीय शक्तियां उसके भूभाग को इधर उधर कर रहे थे। कोई साइप्रस पर कब्जा कर रहा था, कोई लीबिया पर कब्जा कर रहा था, कोई ट्यूनीशिया पर कब्जा कर रहा था। तो एक तरह से वो चारों तरफ से वो लूज कर रहा था, लूजर था। अब वैसी स्थिति में क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई थी, और फ्रांस की क्रांति से राष्ट्रवाद की भावना, नेशनलिज्म की। ये नेशनलिज्म ने यहूदियों को प्रभावित किया, तो यहूदियों ने यही नेशनलिज्म से प्रभावित होकर यहूदियों में एक फीलिंग आई, उसको कहते हैं जियोनिज्म, बिगिनिंग ऑफ जियोनिस्ट मूवमेंट। जियोनिज्म का मतलब है कि पूरी दुनिया की यहूदियों का अपना एक राष्ट्र होगा, और वो राष्ट्र कहाँ होगा, तो फिलिस्तीनी क्षेत्र होगा, जहां से अब्राहम जुड़े हुए हैं, मोसेस जुड़े हुए हैं, और जहां से डेविड जुड़े हुए हैं। अब
यहूदियों का एक डायस्पोरा क्लास था। डायस्पोरा क्लास का मतलब होता है, आप लोगों का डायस्पोरा जनरल स्टडीज में एक टॉपिक में दिया हुआ है। डायस्पोरा का मतलब होता है हिंदी में प्रवासी। प्रवासी का मतलब है कि आप ही के यहाँ के जो धनी लोग अमेरिका में बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं है आपके लिए कितना काम कर रहे हैं, वहाँ की सरकार पर दबाव डालेंगे कि आप एंटी इंडिया पॉलिसी नहीं अपनाइए। तो जिस देश का डायस्पोरा जितना मजबूत होता है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में उसकी स्थिति उतनी मजबूत होती है। तो यहूदियों का तो पूरी दुनिया में डायस्पोरा था, और साधारण डायस्पोरा नहीं था, वो दुनिया का रिचेस्ट डायस्पोरा था। तो उसी में एक लीडर आया था, उसका नाम आप सुनेंगे, उसका नाम था थियोडर हर्ज़ल। थियोडर हर्ज़ल यानी थियोडर हर्ज़ेल आप कह सकते हैं। वह एक यहूदी का नेता बना डायस्पोरा का, और 1897 में एक जगह है बेसेल। 1897 में एक जगह है बेसेल, ये बेसेल स्विट्जरलैंड में है। वहां पर पहला वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यहूदियों का बुलाया, और उसी में उसने ये प्लान रखा कि यहूदियों का एक अलग राष्ट्र होगा। ओके, ठीक है। अब वो प्रतीक्षा करने लगे और पश्चिमी शक्तियों पर दबाव डालने लगे। आगे चलकर जैसा कि आपने सुना है, मैंने टाइटल में क्या दिया है कि फिलिस्तीनी यहूदी संघर्ष, प्रथम विश्व युद्ध की विरासत। अब यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता कि यह प्रथम विश्व युद्ध की विरासत से कैसे जुड़ गया। जैसे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद एक समस्या आ गई। वो समस्या यह थी कि अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थोड़ा सा आप लोगों से अपेक्षा की जाएगी, जो शायद मेरी अपेक्षा गलत होगी, आप ही बता सकते हैं सही या गलत, कि दोनों पार्टियों के बारे में आपको अगर नाम कुछ याद हो। जैसे दो पार्टी थी, एक थी एलाइड पावर्स और दूसरी पार्टी थी सेंट्रल पावर्स। तो सॉरी, एलाइड पावर्स और दूसरी सेंट्रल पावर्स, राइट। तो एलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि थे, और सेंट्रल पावर्स में थे जर्मनी, ऑटोमन साम्राज्य। जर्मनी विलियम कैसर वहां का शासक था, ऑटोमन साम्राज्य और ऑस्ट्रिया। बाद में उसमें शामिल हुआ, बुल्गारिया भी शामिल हुआ, उधर भी रोमानिया शामिल हुआ, इटली शामिल हुआ, लेकिन मुख्य रूप से यही तीन तीन थे। तो अब क्या हुआ कि चूंकि वह क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य के अंदर पड़ता था, तो आज जो आप अरब क्षेत्र की अधिकांश समस्या देखते हो, वो अधिकांश समस्या की जो जड़ है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही है। देखिए, ये 3 एग्रीमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय हुआ था, और ये 3 एग्रीमेंट ही एक तरह से वह रीसने वाला घाव है, जिस रीसने वाले घाव ने पूरी दुनिया को आज तक परेशान किया हुआ है। इसमें 3 समझौता हुआ, और तीनों परस्पर एक दूसरे का विरोधी था। एक समझौता हुआ, उसे कहते हैं हुसैन महोन समझौता। अब ये हुसैन महोन समझौता क्या था, तो वो भी मैं बताता हूं। दूसरा हुआ साइक्स पिकोट समझौता, साइक्स पिकोट एग्रीमेंट, और तीसरा हुआ बाल्फोर घोषणा 1917। ओके, अब पीछे थोड़ा सा देखिए ये क्या है, थोड़ा मैप पर नजर डालिए। ये देखिए, ये अरब क्षेत्र था, ओके, और ये तुर्की था। तुर्की अभी इतना छोटा नहीं था, उस समय बड़ा था, अभी तुर्की है। तो ये अरब क्षेत्र ये तुर्की के अधीन था। और मैं आपको बताऊं कि देखो, जब इस्लाम की बात होती है तो इस्लाम को आप समझ जाते हो मोनोलिथिक है, जैसे एक कास्ट में एक ही तरह के लोग हैं। नहीं, इस्लाम में पहले अरब वालों ने इस्लाम कबूल किया, फिर जब जैसे जैसे आगे इस्लाम का प्रसार हुआ तो अन्य रेसेस ने भी उसे कबूल किया। तो उसी क्रम में देखोगे वहां पर मध्य एशिया के तुर्कों ने भी कबूल किया। तो तुर्की लोग भी मुसलमान थे, और बाद में जो तुर्की का मुखिया था उसने अपने आप को मुस्लिम विश्व का खलीफा घोषित कर दिया। आपने खिलाफत मूवमेंट का नाम सुना होगा। तो जब उसने मुस्लिम विश्व का खलीफा घोषित किया हुआ था, तो अरब लोग उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे। उनको लगता था कि अरे चलो, पैगंबर की ओरिजिनल डिसेंडेंट्स हम हैं, जो प्रॉफिट है मोहम्मद, उनके वंशज हम हैं, और ये तुर्की लोग मध्य एशियाई कब से हो गए खलीफा। तो वो उनको नहीं मानते थे, और बदले में जो अरब क्षेत्र के लोग थे वो हुसैन को, जो मक्का का ग्रैंड शरीफ था, उसे वो अपना खलीफा मानते थे। तो अब ब्रिटिश ने एक चाल चली। एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसका नाम था लॉरेंस। वो अरब क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, वहीं पर नियुक्त था, तो उसको लॉरेंस ऑफ अरेबिया कहते थे।
और हुसैन के बेटे फैसल के साथ उसकी व्यक्तिगत मित्रता थी। तो ब्रिटिश ने एक तरह से हुसैन के थ्रू, लॉरेंस के थ्रू पहले फैसल और हुसैन को दाने डाले। मतलब उसने प्रपोजल दिया कि देखिए इस आप लोग ऐसा करो कि आप तुर्की के अगेंस्ट में विद्रोह खड़ा करो, और जब तुर्की सेना आपके दमन के लिए आएगी तब तक हम अपनी सेना भेज देंगे, और वह सेना आपको सहायता करके पूरे अरब क्षेत्र को तुर्की के नियंत्रण से मुक्त करा देगा, और जिसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा, आप घबराओ मत, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समाप्त होते ही हम एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। उस कॉन्फ्रेंस में ये पूरा का पूरा क्षेत्र को एक राष्ट्र बना देंगे जिसका शासक हुसैन होंगे। हुसैन और फैसल काफी खुश हुए, उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। और उसी के तहत अब कहोगे इसमें ब्रिटेन को क्या फायदा था, तो तुर्की तो उस समय सेंट्रल पावर में था, विपक्षी पार्टी में, तो उसका अगर अरब क्षेत्र, ये सऊदी अरेबिया बाद में बना है, उसमें सऊदी अरेबिया नहीं था, ये मैप वहां का है, इसलिए आप लोग इसको कंफ्यूज मत करना। तो ये जो रीजन आप देख रहे हो, ये रीजन उस समय ये सब रीजन नहीं था, स्टेट नहीं था, ये मैं केवल आपको ये भूभाग दिखा रहा हूं, ये भूभाग था। तो इसी क्रम में आप देखोगे कि ये जो रीजन है, इस रीजन को उसने कहा कि हम स्वतंत्र करके एक राष्ट्र बना देंगे, और इसमें फायदा ब्रिटिश को यह था कि तुर्की का जो उसका एक शत्रु था वो कमजोर हो जाता। वह योजना के तहत हुसैन और फैसल ने विद्रोह खड़ा किया, ब्रिटिश ने सेना भेजी, और वास्तव में यह क्षेत्र स्वतंत्र हो गया। लेकिन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, उसमें ब्रिटिश और फ्रांसीसियों ने धोखा दे दिया, क्योंकि पहले उन्होंने एक और भी काम किया था। जैसे देखिए, एक दूसरा एग्रीमेंट है साइक्स-पिकोट समझौता, ये 1916 में हुआ, ये भी 1916 में हुआ था। इस समझौता में यह हुआ कि साइक्स-पिकोट में फ्रांस और ब्रिटेन ने यह कहा कि हम लोग आपस में इस भूभाग को बांट लेंगे, इसमें हम हुसैन को स्वतंत्र शासक नहीं बनाएंगे। अब बताइए, पहला अरब राष्ट्र के साथ धोखा था। आज की अधिकांश समस्या यहां से निकली है। और ये जो बाल्फोर घोषणा आप देखिए, ये तीसरा पेचीदा काम, थर्ड कॉम्प्लिकेटेड स्टेप टेकन बाय इंपीरियलिस्ट पावर। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे एक बाइबलिकल स्टोरी है कि एक जो आदि मानव, मैंने पहले मानव के बारे में कहा जाता है, एडम, जो हम लोग के पूर्वज थे, मतलब बाइबलिकल स्टोरी के अनुसार। तो संभवतः एक स्टोरी है, बहुत बाइबलिकल स्टोरी में मैं अभी पूरी वो स्टोरी नहीं बता सकता। कुछ ऐसा है कि उन्होंने कोई विषैला फल खा लिया जबकि गॉड ने उनको प्रोहिबिट किया था, तो इसलिए इसका परिणाम यह हुआ कि पूरी मानव जाति को आगे कहीं ना कहीं मोर्टल होना पड़ा या कुछ दंड भुगतना पड़ा। तो गलतियां इन्होंने की और पूरी दुनिया उसके कारण भुगत रही है। अब बाल्फोर घोषणा क्या है वो मैं आपको बता देना चाहूंगा। बाल्फोर घोषणा में उन्होंने एक काम किया, उन्होंने एक तरह से, चूंकि जो यहूदी लोग थे वो फिलिस्तीन क्षेत्र में थे और अरब साम्राज्य के अधीन थे यहूदी लोग, मतलब तुर्की के अधीन थे। ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की का ही दूसरा नाम था ऑटोमन साम्राज्य, यहूदी लोग उनके अधीन थे। तो यहूदी लोग चूंकि डायस्पोरा तो पहले से ही चला ही आ रहा था काफी, और पश्चिमी देशों पर दबाव बना रहे थे। अब यहूदियों ने एक काम कर दिया पश्चिमी देशों के पक्ष में। एक तो उसने, जहां पर वो फिलिस्तीनी क्षेत्र में यहूदी जो थे, वहां पर मौजूद यहूदी बहुत इधर उधर भटक गए थे, उन्होंने कुछ न कुछ ब्रिटिश के लिए गुप्तचरी की, उनको महत्वपूर्ण बातों की सूचना दी। ओके। और दूसरा, यहूदियों के पास काफी पैसे थे, तो ब्रिटिश और फ्रेंच, या जिसको आप एलाइड पावर्स कहते हो, उसको यहूदियों ने बहुत बड़ी रकम उनको युद्ध में सहायता की। यानी इनफैक्ट the Jews extended their support in the war efforts of the Allied powers। इसलिए अब ब्रिटेन ऑब्लाइज था, तो उसी समय यहूदी जो ग्रुप था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उनका पहले से ही हो रहा था, तो यहूदियों ने तुरंत मांग कर दी ब्रिटेन से कि अब आप हमें एक राष्ट्र देने का वादा करिए और हमारा यह राष्ट्र फिलिस्तीनी क्षेत्र में होना चाहिए। ओके। तो ब्रिटिश ने यहूदियों के पक्ष में एक घोषणा लाई, और वह घोषणा थी जिसको कहते हैं बाल्फोर घोषणा। ये 1917 में एक घोषणा आई, बाल्फोर घोषणा। बाल्फोर एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसने यह वादा किया कि हम यहूदियों के एक राष्ट्र को मान्यता देते हैं, एक राष्ट्र के लिए प्रयास करेंगे,
और वो फिलिस्तीनी क्षेत्र में होगा। हालांकि हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि फिलिस्तीनियों के परंपरागत अधिकार दुष्प्रभावित नहीं हो। अब ये तो एक तरह से जवानी जुमा खर्ची थी। जब आप यहूदियों को वहां बसाएंगे तो जाहिर है कि फिलिस्तीनियों के परंपरागत हक खंडित होंगे। उसके बाद जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें तो 2-3 चीजें हुई। जैसे आपको उन्होंने एक्चुअली किया ऐसा कि जैसे ये क्षेत्र देख रहे हैं, तो एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो अरब क्षेत्र था, जैसा कि वादा किया गया था हुसैन और फैसल से, उस अरब को एक राष्ट्र नहीं बनाया गया बल्कि अलग अलग राष्ट्रों में डिवाइड कर दिया गया। लेबनान अलग हो गया, जॉर्डन को अलग कर दिया गया, और इराक और फिलिस्तीनी क्षेत्र विशेष रूप से ब्रिटिश के संरक्षण में आ गया। जैसे अभी अब इसको डिटेल्स में बताऊंगा तो शायद आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यात्रा थोड़ी लंबी है, और जब इतनी यात्रा लंबी होती है, और मेरा तो उद्देश्य प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज में आपके सोचने की प्रक्रिया को एक्टिवेट करना है। मैं तो मानकर चलता हूं कि तरीका अगर आपको पता हो जाए तो थोड़ा तो एफर्ट आप ही लगा लेंगे। लेकिन मैं एक टॉपिक की बात करूंगा, उस समय तो आपने कॉपी में आप लिखोगे, उत्साहित भी हो जाओगे, लेकिन एक्चुअल में उसका उतना फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। उसका फायदा तभी मिलेगा जैसे छोटे छोटे टॉपिक में बांटकर हम तब कर सकते हैं जब रेगुलर क्लास हो। लेकिन जो यूट्यूब का लेक्चर है उसमें तो हमें आपको एक तरह से मेंटली एक्टिवेट करना होता है। ये कोई क्लास में आपको नहीं दे रहा, मैं आपकी समझ को डेवलप कर रहा, तो थोड़ा सा हमें जो छोटे छोटे डेटा है उसमें कटौती करनी पड़ेगी। तो इसी क्रम में मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये घोषणा आई और जब जो प्रबंधन हुआ, उस प्रबंधन के तहत इसको कई छोटे छोटे राष्ट्रों में बांट दिया गया। और जो एक जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक लीग ऑफ नेशंस बना था, राष्ट्र संघ, उसने एक मैंडेट प्रणाली की शुरुआत की थी। उसका तर्क यह था कि जो क्षेत्र अविकसित है उसे किसी विकसित राष्ट्र के संरक्षण में दे दो। तो फिलिस्तीनी क्षेत्र को ब्रिटेन के संरक्षण में रखा गया। ब्रिटेन को मौका मिल गया और ब्रिटेन ने वहां यहूदियों को छूट दे दी और यहूदी बड़ी संख्या में बसने लगे। अब यहूदी बसने लगे धीरे धीरे। हालांकि ब्रिटेन थोड़ा इस बात के प्रति सावधान भी था। ब्रिटेन यह नहीं चाहता था कि हम अरब क्षेत्र के मुस्लिमों को भी असंतुष्ट करें, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, आज जिस सुपर पावर, अब तो संयुक्त राज्य अमेरिका का भी पोजीशन डाउन थोड़ा हो रहा है, लेकिन अगर यूएसए आज अगर सुपर पावर है तो उस समय दुनिया का सुपर पावर ब्रिटेन था। और जिस तरह आप देखते हो आज पश्चिम एशिया, अरब क्षेत्र और अफगानिस्तान पर अब तक यूएसए का वर्चस्व रहा है, उस प्रकार का वर्चस्व यानी हेजेमनी ब्रिटेन का हुआ करता था 1956 से पहले। क्योंकि 1956 में एक घटना हुई है, उसको कहते हैं स्वेज नहर संकट। नाम सुना है आपने? स्वेज नहर संकट, स्वेज कैनाल क्राइसिस, फिर चर्चा में, जैसे आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। अगर ये सब चीजें पीछे वाले क्लियर रहेगी तो इतना एंजॉय करोगे आर्टिकल्स को, क्योंकि रोज हमें आर्टिकल्स में नाम मिलते हैं। जैसे हमने सी राजा मोहन का एक आर्टिकल देख रहा था कि जो अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है, पश्चिम एशिया से भी वो हाथ खींच रहा है, एशिया पैसिफिक रीजन में जा रहा है, तो उसने एक टर्म का यूज किया था कि दिस इज द स्वेज कैनाल क्राइसिस मूवमेंट फॉर अमेरिका। क्योंकि जो स्वेज नहर संकट हुआ था, उस स्वेज नहर संकट में जब मिस्र पर ब्रिटेन ने हमला किया था और यूएनओ से अपमानित होना पड़ा था, उसको फ्रांस के साथ मिलकर किया था, तो ब्रिटेन को एक तरह से अप्रतिष्ठित होकर यानी ह्यूमिलिएटेड होकर ब्रिटेन हैड टू डिपार्ट फ्रॉम वेस्ट एशिया एंड अरबियन रीजन। तो वो नहीं तो वो स्वेज नहर संकट से पहले पूरा इलाका ब्रिटेन का हुआ करता था। वहां पर अमेरिका भी अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता था जब तक ब्रिटेन का अनुमोदन ना हो। तो ब्रिटेन को तो लग रहा था ये पूरा हमारा इलाका है, कहीं ऐसा ना हो कि यहूदियों को संतुष्ट करने में हम अपने अरब क्लाइंट को खो दे। तो थोड़ा बैलेंस लेकर चल रहा था। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों का उग्र दमन शुरू कर दिया। उनका जो यहूदियों की जो दर्दनाक कहानी है वो दुनिया की पीड़ित रेस उनको बना देती है। उस समय पूरे वर्ल्ड की सहानुभूति उनको सिंपैथी मिली, क्योंकि जो हो रहा था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, वो लोग भी इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे। एक इंसान को इस तरह गैस चैम्बर से कैसे मार सकता है।
और बहुत सारे यहूदी माइग्रेट कर रहे हैं, अब कहाँ जाएं। जो जर्मनी में एक अच्छी खासी संख्या उनकी थी, हिटलर ने एक्सक्यूज यह बनाया कि इन्हीं के अपॉर्चुनिस्ट पॉलिसी के कारण हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मन ये हार गया था। यानी इन्होंने जर्मनी की स्टैब्ड इन द बैक, इन्होंने जर्मनी की पीठ में छुरा भोंक दिया, यही तर्क दिया। खैर चलो, मारने वाले को मारने का बहाना चाहिए, विशेष रूप से जर्मन कैपिटलिस्ट क्लास के हित में वो काम कर रहा था। तो बहुत सारे यहूदी आकर फिलिस्तीनी बस गए और ब्रिटेन का कंट्रोल नहीं रहा उनको रोकने पर। इन द मीन टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर ब्रिटेन को यहूदियों की मदद की जरूरत हुई और यहूदियों ने उनको इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड किया, तो ब्रिटेन ने थोड़ा हाथ ढीला कर दिया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुआ, इलेक्शन में लेबर पार्टी की सरकार बनी और उसमें एटली प्रधानमंत्री हुआ। वह यहूदियों के प्रति थोड़ा और भी नरम और भावुक हो गया, इमोशनल, कि नहीं नहीं वो पीड़ित है, उनको कुछ मिलना चाहिए। और तब यहूदियों को छूट मिली और यहूदी बड़ी संख्या में, लगभग पहले जहां फिलिस्तीनी क्षेत्र में 1% यहूदी थे, वहां यहूदी बढ़कर 35% हो गए, 35%। अब 35% यहूदी हो गए। अब फिलिस्तीनी लोगों में बेचैनी होने लगी। पहले तो उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया था कि भाई हमारे पीछे ऐसी कोई साजिश चल रही है, क्योंकि यहूदी लोग आते थे, उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, वो डेजर्ट रीजन और बड़ी पैसा देकर उनसे परचेज करने लगे। उन लोगों को भी लगा कि अरे हमारे भाग्य खुल गए, इतने पैसे मिल रहे हैं। वो अपने लैंड को बेच रहे थे, यहूदी लोग खरीद रहे थे। बाद में पता चला कि अरे तो सेटल हो रहे हैं, लेकिन तब तक काफी विलंब हो गया था, मामला गर्म तूल पकड़ने लगा और अरब देश गुस्सा खाने लगे ब्रिटेन पर। एक गुस्सा तो खाए हुए थे कि उन्होंने अरब राष्ट्रवाद को धोखा मिला था। पीछे मैंने आपको बताया साइक्स-पिकोट समझौते के माध्यम से हुसैन महमूद एग्रीमेंट को, इस बात से अरब लोग खुद ही पीड़ित थे और ऊपर से जो घटना हुई तो इसने तो और भी ज्यादा उनको इनरेज कर दिया। तो अब ब्रिटेन को लगा कि लेने के देने पर गए, हमारे सारे क्लाइंट खपा हो रहे हैं और हम तो बदनाम हो गए। तो ब्रिटेन अब अपने फेस को बचाने की कोशिश करने लगा। अब देखो, ब्रिटेन नहीं चाहता था कि अरब के मुसलमान उससे विक्षुब्ध हों, और इसलिए कहा जाता है कि जब भारत का विभाजन हो रहा था एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो जिन्ना और मुस्लिम लीग के प्रति अगर ब्रिटेन ने थोड़ा सा नरम रुख अपनाया तो उसके पीछे भी वजह कही जाती है कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन को ऐसा लग रहा था कि भाई थोड़े जिन्ना और इनके साथ अगर हम थोड़ा नरम रुख नहीं अपनाते हैं तो अरब क्षेत्र के मुसलमान नाराज न हो जाए। लेकिन आखिरकार उन्होंने यहूदियों के मुद्दे पर नाराज कर दिया। जब ब्रिटेन को लगा कि मामला हमारे हाथ से निकल रहा है, हम संभाल नहीं सकते और यहूदियों और फिलिस्तीनियों में किसी समय दंगे छिड़ सकते हैं जिस तरह भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच छिड़ गए, तो उन्होंने फिर तुरंत इस मामले को यूएनओ को सुपुर्द कर दिया और वहां से वो खुद निकल लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अब वो निकल लिए, मामला यूएनओ के पास गया, लेकिन यूएनओ पर किसका प्रभाव था? ब्रिटेन का प्रभाव था और यूएसए का, अमेरिका का प्रभाव था। तो आपके मन में यह भाव आ सकता है कि चलो ब्रिटेन का तो जो मोटिव है वो समझ में आ रहा है, इसके पीछे संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या मोटिव था? एक्चुअली यूएसए के साथ प्रॉब्लम है कि वहां पर दुनिया के सबसे धनी यहूदी उन क्षेत्रों में रहते हैं और यूएसए की इकोनॉमी पर उनका बहुत ज्यादा कंट्रोल है। अब ज्यादा हो गया है, उस समय भी बहुत कुछ था। तो वहां पर जो जियोनिस्ट लॉबी है वो काफी स्ट्रांग है। तो कोई भी यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो एंटी ज्यू कोई स्टेप उठा नहीं पाता। तो अमेरिका का भी सिंपैथी मिल गई। तो 1947 में यूएनओ ने 2 वर्डिक्ट दिए थे, एक कश्मीर के ऊपर और दूसरा फिलिस्तीनी क्षेत्र के ऊपर। और जो दोनों के दोनों वर्डिक्ट थे वो बड़े विवादास्पद वर्डिक्ट थे। एक तो उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर भी आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान को फेवर किया, और यहां यहूदी और इसके मुद्दे पर अब यह कहना तो मुश्किल है क्योंकि दुनिया में सिंपैथी यहूदियों के लिए भी थी। और लेकिन जिन स्थितियों में, क्योंकि देखो, और कोई बात नहीं, आपकी अगर इतनी सारी कहानी आपने सुनी होगी तो आपके मन में एक यही बात आई होगी कि यहूदियों के साथ भी नरम व्यवहार होना चाहिए था। आपके मन में आया होगा कि द यूएनओ एंड द अदर इंटरनेशनल एजेंसीज आर सपोज्ड टू बी सॉफ्ट टुवर्ड्स ज्यूज। आई एक्सेप्ट दिस, यू आर राइट हियर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक ये है कि दुनिया में अगर चारों तरफ से लोग भाई हमारे वहाँ भावनात्मक संबंध जुड़े हुए हैं, अब भारत कहे कि भाई अफगानिस्तान मौर्यन एम्पायर के अधीन था, कुशाना एम्पायर के अधीन रहा था, तो हमें अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो
इस दुनिया में तो फिर तो ऐसे गरे हुए मुर्दे उखड़ेंगे और इतने पुराने फाइल खुलेंगे, भानुमति का पिटारा पैंडोराज बॉक्स खुल जाएगा और पूरी दुनिया अशांत हो जाएगी। इसलिए यहूदियों को वहां पर हमारा एक होमलैंड हो, ये जिद छोड़ देनी चाहिए थी। और यूरोपीय देशों ने भी गलती की। उनकी गलती यह थी कि अपने अपने क्षेत्र के यहूदियों को वो इक्वल सिटीजन का दर्जा देते, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ वैसा ही काम किया जैसे रास्ते पर आप जा रहे हो और देख रहे हो कि कोई व्यक्ति ठंड से ठिठुरता हुआ जा रहा है, आपको उन पर बड़ी तरस आती है। तो तरस आती है तो आपने जो कोट पहन रखा है उस कोट को खोलकर उनको पहना दीजिए एंड जस्ट ट्राई टू बी ह्यूमन टुवर्ड्स हिम। बट नो, यू हैव नॉट टेकन सच ए स्टेप। व्हाट हैव यू डन? आपने देखा कि एक दूसरा जो नेबरहुड में जा रहा है उसकी चादर उसके शरीर से खींची और इनको चादर से ढक दिया। तो अब आप बताइए, इज इट जस्टिस? तो कुछ यूरोपीय देशों ने वही किया कि उन्होंने जाके फिलिस्तीनी लोगों के मत्थे पर थोप दिया, लेकिन उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में यहूदियों के साथ अच्छा व्यवहार या उनको इक्वल सिटीजनशिप या इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, कहीं ना कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन सारे यूरोपीय देशों में भी रहा था। तो यहूदी तो पीड़ित थे, लेकिन उसका समाधान वह भी नहीं था जो पश्चिमी देशों ने किया था। फिर भी दुनिया की सिंपैथी कहीं ना कहीं थी और यूएनओ ने जो वर्डिक्ट दिया उसमें 35% भूभाग कहा कि 2 स्टेट सिस्टम होगा, 2 राज्य होगा, एक फिलिस्तीनी राज्य होगा, दूसरा यहूदी राज्य होगा। और जो यहूदी राज्य होगा उसको 35% उसने ज्यूज को भूभाग दे दिया और 65% भूभाग उन्होंने फिलिस्तीनी क्षेत्र को दे दिया। अब ये भूभाग दे दिया तो यहूदी को तो 9 नगद 13 उधार, 35% मिले वो तो फूले नहीं समाये। उन्होंने तुरंत इसे एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद वो खुश हो गए। वो दुनिया के लोगों से आशीर्वाद लिया कि भाई हम अपना राज्य बना रहे हैं। और फिलिस्तीनी लोग तो ही नाराज नहीं हुए बल्कि पूरे अरब क्षेत्र नाराज हो गए, अरबीय देश। उन्होंने कहा कि नहीं, और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अरबीय देश ने इस वर्डिक्ट को रिजेक्ट कर दिया और बदले में अरब देशों ने मिलकर, अब समझ सकते हो इजराइल का ये स्टेटस देखोगे। अब देखो, इजराइल को मैप पर खोजना मुश्किल है, इतना छोटा है, 100 मिलियन पॉपुलेशन है, आज भी 56% वैक्सीनेशन करने में वो कामयाब रहा। इतनी कम जनसंख्या लेकिन बहुत प्रोग्रेसिव और बहुत ही टैलेंटेड ये एक कौम है। अब इतनी छोटे से भूभाग में वो यह था और उसने जब अरब देशों ने हमला किया तो पहले से ही अमेरिकी हथियारों से मिला हुआ था। उसने उठा और इंटेलिजेंस सिस्टम उसका बहुत तगड़ा था, उसके पास इंटेलिजेंस एजेंसी बड़ी चुस्त दुरुस्त थी। उसने पूरी दुनिया दंग रह गई 1948 के वॉर में। टोटल 3 वॉर अब तक अरब और यहूदियों में हुए हैं। वैसे अगर लेबनान वाले वॉर को जोड़ोगे तो चौथा, और वैसे तो अब हर स्टेप वॉर ही है। मुश्किल है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि 3 वॉर है। एक देखेंगे तो 3 वॉर में जैसे मुख्य रूप से एक वॉर है जिसको कहोगे 1948 का वॉर, और दूसरा वॉर है जो 1967 में होना है, 1967 में, और तीसरा वॉर होना है 1973 में। तो जो आपने 1948 के वॉर में देखा उसमें यहूदियों ने पूरे अरब देशों को हरा दिया। पूरी दुनिया दंग रह गई कि ऐसा भी हो सकता है क्या, और उनको मौका मिल गया। उन्होंने बहुत भूभाग को, यूएनओ तो 35% ही दिया था, और आगे बढ़ के उन्होंने एक और भी बड़ा भूभाग फिलिस्तीनियों का दबा लिया। वहीं से फिलिस्तीनियों का शोषण शुरू हुआ। अरब देश नाराज रहे, इजराइल स्थापित रहा। अब कहोगे इंडिया का क्या रुख रहा? तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस लीडर्स थे और भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये जो तुम देख रहे हो इजराइल की जीत, और 1948 में एक इजराइल राज्य की स्थापना हो चुकी थी। उसको फिलिस्तीनी लोग या अरब क्षेत्र में नकवा कहा जाता है। नकवा वो 14 मई, संभवतः 14 मई की तिथि थी जिस दिन ब्रिटिश निकल गए और यहूदियों को उन्होंने बढ़त दे दी। तो उसको नकवा, मतलब वो उसको डिजास्टर्स दिन, डिजास्टर मानते हैं वो।
तो इस प्रकार से हुआ। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू तो यहूदियों की पीड़ा देख रहे थे बहुत समय से, तो उन्होंने कहा कि देखिए यहूदियों को एक राष्ट्र मिलना चाहिए, क्योंकि यहूदी पीड़ित हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और 1950 में 1950 में भारत ने इजराइल को मान्यता दे दी। लेकिन जब राजनयिक संबंध स्थापित करने की बात हुई तो भारत पीछे हट गया, क्योंकि भारत इंडिया को यह लगा कि हम अपने मुस्लिम पॉपुलेशन को और अरब क्षेत्र के जो मुस्लिम देश हैं उनको हम डिस्प्लीज नहीं कर सकते। और एक भारत में अगर एक दूसरे एंगल से देखोगे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, वह इजराइल एंटी इजराइल मेंटालिटी रखते थे, और कहीं ना कहीं मौलाना अबुल कलाम आजाद का भी दबाव था पंडित नेहरू के ऊपर कि अभी इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए जाने चाहिए। तो खैर वो बात हुई और इस प्रकार से पहला वॉर हुआ। अब आप आगे यह देखेंगे कि अरब देश शांत नहीं रहे, अरब देश अपने हक के लिए और फिलिस्तीनी लोगों को के अधिकारों की मांग निरंतर करते रहे। इसी बीच एक नाम था, वो आप लोगों से बहुत पहले 2004 में ही उनका डेथ हो गया, एक नाम है यासिर अराफात। यासिर अराफात बड़ा ही फेमस कैरेक्टर था, क्योंकि देखो हम, जहां तक मुझे ध्यान है कि हम 90s से यहूदी और इनके समस्या को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी बहुत सारी चीजें तो हमारे लिए करंट अफेयर भी रही हुई है। तो यासिर अराफात का 2004 में डेथ हुआ था, बड़ा मिस्टीरियस डेथ भी था उसका। तो यासिर अराफात ये एक वो एक्चुअली वो मिस्र के ओरिजिन का था, मिस्री ओरिजिन का, और बस गया था फिलिस्तीनी क्षेत्र में यासिर अराफात। और वही यासिर अराफात ने एक संगठन बनाया फिलिस्तीनियों की सुरक्षा के नाम पर, और उस संगठन का नाम उसने रखा था फतह। उसने उस संगठन का नाम रखा फतह। और उसने फतह के नाम से संचालन शुरू किया। अब क्या हुई कि फिलिस्तीनी बेचारे तो पीड़ित थे, लेकिन अब अरब देशों में राजनीति शुरू हो गई। राजनीति का मतलब कौन फिलिस्तीनी को लीड करेगा, क्योंकि मुद्दा फिलिस्तीनियों का नहीं था, यह अरब देशों के ईगो का मुद्दा हो गया। अब सभी नेता बनने के लिए बेकरार हो गए कि हमें अरब क्षेत्र का नेता बनना है तो हमें बनना है। तो इसी में अगर आप स्वेज नहर संकट के बारे में जानते होंगे, तो अगर स्वेज कैनाल क्राइसिस के बारे में, तो मुझे सुविधा होगी, क्योंकि स्वेज कैनाल क्राइसिस अभी हम आपको समझा नहीं सकते। कुल मिलाकर आप यही जानिए कि कर्नल नासिर मिस्र का प्रधान था, जो बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर और मार्शल टीटो के साथ मिलकर नॉन एलाइन मूवमेंट गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुखिया भी बना। तो वही कर्नल नासिर स्वेज नहर संकट के समय उसी पर ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल के साथ मिलकर हमला किया था, और यूएनओ ने उस क्षेत्र को खाली कराया था, और ब्रिटेन और फ्रांस को डांट डपट करने के बाद उसको बाहर निकाला था। तो बड़े बेआबरू होकर ब्रिटेन और फ्रांस को, इजराइल को निकलना पड़ा था। तो इसी कर्नल नासिर की प्रतिष्ठा कहीं बढ़ गई थी 1956 के स्वेज नहर संकट के बाद। तो क्या हुआ कि अब कर्नल नासिर सोच रहा है कि मैं लीड करूं पूरे अरब क्षेत्र को और फिलिस्तीनी के मुद्दे को, तो कहीं यासिर अराफात का फतह आगे न बढ़ जाए, तो उसने एक दूसरी संस्था बना दी। वो संस्था का नाम था PLO। PLO का मतलब होता है फिलिस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसको हिंदी में कहते हैं फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा। तो वो जानबूझ के यासिर अराफात के कद को छोटा करने के लिए फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा, फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा, और इसकी कोशिश यह थी कि हम कहीं ना कहीं यासिर अराफात के कद को छोटा कर दें और हम पूरे अरब क्षेत्र का मुखिया बने रहे। लेकिन फिर सीरिया में, जो सीरिया था वो मिस्र का प्रतिद्वंदी अपने आप को समझता था, उसे लगता था हम इसे क्यों आगे बढ़ने दें, तो सीरिया भी लीडिंग के लिए आगे बन गया। तो मिस्र और सीरिया के बीच राइवलरी शुरू हो गई। खैर उसकी अपनी एक अलग कहानी है। कुल मिलाकर ये दो संस्थाएं बन गई, फतह और PLO। इन द मीन टाइम कर्नल नासिर को लगा कि अब वक्त आ गया है कि हमें कहीं ना कहीं फिलिस्तीनी क्षेत्र से खदेड़ना चाहिए इन्हें, इजराइल को, और अपनी धाक जमानी चाहिए। तो उसी क्रम में 1967 का वॉर हुआ। 1967 में फिर एक बार अरब देशों ने, जिसका लीड मिस्र कर रहा था,
इसने इजराइल पर हमला किया। हालांकि इस समय यूएसए खुलकर कोई इजराइल की सहायता नहीं की थी, लेकिन तब तक इजराइल इतना तैयार हो चुका था कि इजराइल ने बुरी तरह पराजित कर दिया अरब देशों को एक बार फिर, और इस बार उसने अच्छे खासे भूभाग पर भी कब्जा कर लिया। चलिए आगे मैं मैप पर दिखाता हूं कि ये भूभाग देखिए। अब ये आप इसको ऐसे देखें, एक उसने जो भूभाग पर कब्जा किया, ये जेविस स्टेट है, ये इजराइल इतना छोटा सा देश, और ये है सीरिया। तो वो सीरिया को पराजित किया, तो सीरिया से उसने गोलन हाइट छीन लिया, गोलन हाइट का जो भूभाग है उसे छीन लिया। और जो इजिप्ट आप देख रहे हो, ये मिस्र उसका पड़ोसी यहाँ था, तो मिस्र से उसने जो छीना है वो छीना था, उस भूभाग का नाम था जो उसने मिस्र से हस्तगत किया था, बाद में खैर मिस्र ने ले लिया, उस क्षेत्र का नाम था सिनाई प्रायद्वीप, हमने लिख दिया है। तो उसने मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप ले लिया, और जैसे तो उससे उसने सिनाई प्रायद्वीप ले लिया। आप इसको ऐसे समझें, मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप, हिंदी में ही लिख देता हूं, सिनाई, सीरिया से गोलन हाइट्स, सीरिया से गोलन हाइट्स का क्षेत्र था, और फिलिस्तीनी से सीरिया से गोलन हाइट्स और फिलिस्तीनी क्षेत्र से, सीरिया से गोलन हाइट्स और फिलिस्तीनी क्षेत्र से वेस्ट बैंक, ये सारे भूभाग छीन लिया। और इसी समय आज जो आप देखते हो पूर्वी यरूशलेम को लेकर झमेला है, जहां अल अक्सा मॉस्क का भी आपने जो संघर्ष देखा है, तो पूर्वी यरूशलेम पर इसने कब्जा कर लिया। इसी में पूर्वी यरूशलेम, तो पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा किया, और पश्चिमी यरूशलेम पर इसने ऑलरेडी कब्जा किया हुआ था। पूर्वी यरूशलेम पर इसने कब्जा कर लिया और पश्चिमी यरूशलेम पर इसने ऑलरेडी कब्जा किया हुआ था, इसलिए कोई इसके लिए समस्या नहीं थी। तो इस प्रकार से इतने सारे भूभाग पर उसने कब्जा किया। अब मैंने भूभाग तो आपको दिखाया है, आगे मैं फिर इसको बता रहा। जैसे देखिए, आप मैप पर अगर देखेंगे तो आपको सीरिया का गोलन हाइट्स दिख जाएगा, इधर सिनाई प्रायद्वीप दिख जाएगा, और उसी प्रकार से जहां तक यरूशलेम का इतना छोटा है कि आपको मैप पर खोजने में काफी परेशानी होगी, लेकिन आप देख सकते हैं यरूशलेम का जो लोकेशन है वो भी आपको दिख जाएगा। तो अब देखिए, यहीं पर यही जगह है इजराइल, यहीं पर यरूशलेम भी है। यरूशलेम को पहले कोशिश की गई थी कि फिलिस्तीनियों का कैपिटल हो, लेकिन नहीं, वह वैसा नहीं हो सका, और अंत में वह कैपिटल किसका हुआ, तो उसे आज इजराइल ने अपना कैपिटल बना रखा है। और जो फिलिस्तीनी है उनका प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये 1967 के वॉर के बाद कर्नल नासिर जो मिस्र के हेड थे वो इतने डिमोरलाइज हो गए कि फिर हालांकि कोई डीलिंग नहीं हुई उनसे। इधर यूएसए को लग रहा था कि पूरे अरब क्षेत्र में अकेला इजराइल एक आउटकास्ट बना हुआ है, क्योंकि यूएसए की बड़ी अजीब स्थिति थी। यूएसए की स्थिति यह थी कि एक तरफ वो अरब क्लाइंट को भी बनाए रखना चाहता था, क्योंकि जो अरब क्षेत्र था उसमें बहुत व्यापक विपुल पेट्रोलियम भंडार था, पेट्रोलियम रिजर्व जिसको खोना नहीं चाहता था, और इजराइल को सहायता करना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि जियोनिस्ट लॉबी यूएसए में इतनी स्ट्रांग थी, इतनी मजबूत थी वहां की जो लॉबी थी, कि उसे कोई भी यूएसए की सरकार अवहेलना नहीं कर सकता था। लेकिन बैलेंस बनाना अति मुश्किल था।
उधर अरब कंट्रीज धीरे धीरे यूएसए और पश्चिमी शक्तियों की इस गतिविधि से खपा हो रहे थे। उनको लग रहा था कि आधा कार्य तो ब्रिटिश कर गए, अब बाकी काम यूएसए कर रहा है। अब फिर एक बार सीरिया और मिस्र ने, चूंकि कर्नल नासिर का तो डेथ हो गया उसके बाद, वॉर में नहीं, एक नेचुरल, तो उनका उत्तराधिकारी बने अनवर सादात। कर्नल नासिर के उत्तराधिकारी बने अनवर सादात, और अनवर सादात के द्वारा सत्ता संभाला गया मिस्र का। और अनवर सादात ने ही सीरिया के साथ एक संगठन बनाया और उसने फिर इजराइल पर, ताकि वो अपने सिनाई प्रायद्वीप को पाना चाहता था, तो इसलिए उसने सिनाई पेनिनसुला को दोबारा प्राप्त करने के लिए और सीरिया को भी अपना गोलन हाइट वापस लेना था इजराइल से, तो इसलिए, और जब वो बात करता तो इजराइल चाहता कि डायरेक्ट डील करो, और इनको डील करना ह्यूमिलेटिंग लग रहा था। तो 1973 में सीरिया और इजिप्ट ने मिलकर इजराइल पर हमला किया। इसका नाम है द वॉर ऑफ योम किपुर। अब इसको वॉर ऑफ योम किपुर क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे जुडाइज्म, यहूदियों को जुडाइज्म भी बोलते हैं, यहूदियों का एक पवित्र त्योहार होता है योम किपुर, तो उसी के दिन यहूदियों पर हमला किया इन्होंने, यानी इजराइल पर। उस दिन वो उपवास भी रखते थे, लेकिन यहूदी पहले से ही तैयार थे, और 1973 के इस वॉर में एक बार फिर बहुत ही ह्यूमिलिएटेड वे में इजिप्ट और सीरिया इजराइल के हाथों पराजित हो गया। अब अपने जो लॉस्ट रीजन था उसको रिगेन करने का, अपने खोए हुए भूभाग को प्राप्त करने का कोई साधन नहीं दिख रहा था मिस्र को, और मिस्र डेस्परेट था अपना सिनाई प्रायद्वीप का भूभाग प्राप्त करने के लिए। यूएसए के दिमाग में आइडिया आया कि अब समय आ गया है कि हम इजराइल का जो आइसोलेशन है उसको समाप्त करें, इजराइल के आइसोलेशन को समाप्त करें। और वह इजराइल का आइसोलेशन तभी समाप्त होगा जब कुछ अरब देशों से उसका एग्रीमेंट होगा और एक नेशन के रूप में अरब देश के द्वारा उसकी मान्यता होगी। अब एक और भी कॉम्प्लिकेशन अरब क्षेत्र में आने वाला है, वो है सुन्नी और शिया स्टेट्स का मामला। हालांकि अभी ईरान में जब घटना 1978 की बात अभी मैं कर रहा, तो 1978 में अभी ईरान पर यूएसए का ही वर्चस्व था, क्योंकि रजा शाह पहलवी वहाँ के शासक थे। शाह की सरकार थी जो अमेरिका की पिट्ठू सरकार थी, और उसके माध्यम से यूएसए कहीं ना कहीं अफगानिस्तान पर भी प्रभाव क्षेत्र रख सकता था। लेकिन जब 1973 के वॉर में जब इन अरब देशों की हार हुई, तो इन्होंने इसका बदला लेने, यानी इनका रिटेलिएशन, प्रतिशोध लेने का निर्णय लिया। और आप लोगों ने एक तेल संकट का नाम सुना है, ऑयल क्राइसिस, जो मैं कई बार कैपिटलिज्म वाले टॉपिक में आप लोगों को किसी किसी लेक्चर में रेफरेंस दे चुका हूं। तो क्या हुआ कि अरब देशों ने उसमें उसको अरब देशों ने, सीरिया ने लीड किया, और अरब देशों ने मिलकर उस समय फैशन ने लीड किया, और सऊदी अरेबिया का, तो सऊदी अरेबिया ने लीड किया। और फिर 1973 में अरब देशों ने मिलकर पश्चिमी देशों के विरुद्ध ऑयल एम्बार्गो लगा दिया, मतलब तेल की नाकेबंदी कर दी कि तेल नहीं बेचूंगा, पेट्रोलियम नहीं बेचूंगा। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। और इसके बाद सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। उसके जस्ट बाद उसने पेट्रोलियम की कीमत 4 गुना अधिक बढ़ा दी 1973 में, और फिर दूसरा इन्हेंसमेंट 1979 में किया। पहले से ही उन लोगों ने एक संगठन का निर्माण कर लिया था जिसको कहते हो ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, 1960 में ही, और ओपेक ने ही उसके कॉस्ट को इन्हेंस कर दिया। तो एक तरह से पूरी दुनिया में बेचैनी, ऑयल क्राइसिस भी इसी क्रम में आ गई 1973 में, पहली ऑयल क्राइसिस। तो कुल मिलाकर यूएसए ने सोचा कि अब कुछ करता हूं, अब कम से कम इजराइल का जो सोशल आइसोलेशन है उसको समाप्त करता हूं। तो उसने इजिप्ट को टटोला, अनवर सादात को, कि आप आ जाओ निगोशिएटिंग टेबल पर, हम आपको सिनाई प्रायद्वीप वापस दिलवा देंगे, यानी सिनाई पेनिनसुला। वो आ गए। और 1979 में, कहीं कहीं आपको 1978 भी मिलेगा, 1979 में एक समझौता हुआ। उस समझौते का नाम था कैंप डेविड समझौता। ये कैंप डेविड समझौते में इजराइल के साथ पहला अरब राष्ट्र जिसने इजराइल को मान्यता दी और समझौता किया वो था इजिप्ट, अनवर सादात, 1979 कैंप डेविड समझौता। मतलब इसका मतलब है कि इजराइल को वैधता मिलने की दिशा में एक बड़ी प्रगति थी। लेकिन जानते हो, इसने
इस बात से इतनी हड़कंप मच गई कि बहुत सारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां काम कर रहे थे। और जैसे आप 1979 में एक घटना हुई है, एक हमास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना, एक लेबनान में एक हिजबुल्लाह नामक संगठन चल रहा था, लेकिन हिजबुल्लाह 1982 के आक्रमण के बाद आया है। तो अंत में इसी तरह के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने 1981 में अनवर सादात की हत्या कर दी। मतलब एक खुली चुनौती थी कि हम इजराइल के साथ कोई समझौता नहीं चाहते, उन्होंने रिएक्शन दिखाया। खैर चलिए, उसमें इसके बाद 81 के बाद फिर 82 में अब मामला आ गया कि 1979 में शिया ईरान का उद्भव हुआ और ईरान यूएसए का विरोधी हो गया। अब वहां पर शिया सुन्नी का डिवीजन हो रहा है। तो उस क्रम में अब यूएसए ने डबल पत्ते खेलने शुरू कर दिए कि हम ऐसा करते हैं कि हम शिया और सुन्नी राष्ट्रों के बीच में डिफरेंसेस कवर करके और इजराइल का आइसोलेशन हम समाप्त करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ईरान का कार्ड खेलना शुरू कर दिया, सऊदी अरेबिया को और जो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे जो सुन्नी राष्ट्र थे उनको भड़काना शुरू किया कि भाई ईरान के साथ उनकी दूरी बनानी शुरू कर दी। और फिर ईरान, और चूंकि ईरान में भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था हिजबुल्लाह, जो लेबनान में काम करता था, तो उसके बारे में उन्होंने कहीं ना कहीं उसी बहाने ईरान को उन्होंने आइसोलेट करने के लिए और शिया सुन्नी के बीच तो मतभेद कवर करवाया, और उधर ईरान ने भी अपनी वैधता प्राप्त करने के लिए अपने आप को फिलिस्तीनी लोगों का सिंपैथाइजर बना दिया। तो कुल मिला के धीरे धीरे मामला उलझता गया। सबसे पहले इसने समझौता कर लिया मिस्र ने, लेकिन मिस्र के सन अनवर सादात की हत्या हुई। बाद में होस्नी मुबारक आया, लेकिन वो भी अमेरिकन पक्षधर ही बना रहा। यूएसए में देखो, जो अधिकतर जो सरकारें थीं उसमें बड़े बड़े, आप कह सकते हो कि बड़े बड़े शेख बैठे हुए थे जो बड़े ही एलिट ग्रुप के थे और प्रो अमेरिकन अप्रोच रखते थे। कुछ तो सैनिक तानाशाह थे, मिलिट्री डिक्टेटर्स थे, जैसे अनवर सादात भी तो मिलिट्री डिक्टेटर था, फिर उसका उत्तराधिकारी होस्नी मुबारक भी हुआ। इसी प्रकार से तो अपने चारों तरफ उन्होंने, जैसे ट्यूनीशिया में बेन अली, मतलब सभी उसी तरीके के थे जिससे अमेरिका का निकटता आसानी से हो सकती थी। अब आगे फिर एक घटना हुई 1990 के दशक में। 1991 में आप लोगों ने प्रथम खाड़ी संकट का नाम सुना है, फर्स्ट गल्फ क्राइसिस। ये होता है प्रथम खाड़ी संकट जो सद्दाम हुसैन इराक का मुखिया था। वो इराक के मुखिया सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला करके और कुवैत को कंकर कर लिया था, उसको अनेक्स कर लिया था, जीत लिया था, उसके तेल भंडार पर कब्जा कर लिया था। तो वही यूएसए के तत्वाधान में यूएनओ में, जैसे कोरिया संकट के समय हुआ था, लगभग 16 या 19 देशों ने, 28 देशों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और कुवैत को खाली कराने के लिए इराक पर हमला किया। अब उसमें यूएसए के साथ अमेरिकी अरब कंट्रीज भी थे, अरब देश भी थे, और इजराइल को यूएसए ने कहा तुम न्यूट्रल रहो, अगर तुम एक्टिव होगे तो फिर हम अरब देशों का समर्थन खो देंगे। तो क्या हुआ कि अब अरब देशों में ही विभाजन हो गया। इराक के अगेंस्ट में अरब देश इकट्ठे हो गए और उधर सद्दाम हुसैन की सहायता चुपके चुपके ईरान करने लगा, इजराइल न्यूट्रल बना रहा। तो इस प्रकार से बहुत कंफ्यूजन की स्थिति हो गई। अब इतने सारे मामले हो गए, इराक ईरान मुद्दा, शिया सुन्नी स्टेट्स का मुद्दा, इजराइल बनाम ईरान का मुद्दा, सुन्नी स्टेट बनाम इजराइल का मुद्दा, कि फिलिस्तीनी का मुद्दा कमजोर पड़ गया। अब फिलिस्तीनी अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करने लगे। हाँ, उधर मैंने आपको यासिर अराफात के बारे में बताया था कि उसने फतह नामक संगठन बनाया था और उसकी प्रतिद्वंद्विता में उधर कर्नल नासिर मिस्र के शासक ने एक पीएलओ नामक संगठन बनाया था। लेकिन 1964 में यासिर अराफात ने पीएलओ पर भी कब्जा कर लिया और इस तरह से पीएलओ का मुखिया अब यासिर अराफात बन गया। अब यासिर अराफात यह देख रहा है कि अरे हम तो अलग पड़ गए, अब अरब देशों को इतनी फुर्सत कहाँ कि हमारे फिलिस्तीनी के मुद्दे को देख सकें। तो अब इसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने दाने डालना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ आपने कोल्ड वॉर के एंड के बारे में सुना होगा। 1990 में शीत युद्ध की समाप्ति हुई, तभी तो संभव हुआ यूएनओ में एक ज्वाइंट कमांड बना, नहीं तो उसमें सोवियत रशिया फिर वीटो कर देता।
और सोवियत रश पहले अरब देश सोवियत रूस की तरफ देख रहे थे, फिलिस्तीनी लोग भी सोवियत रूस की तरफ देख रहे थे। अब जब सोवियत रूस का विघटन हो गया आगे, और अभी तो विघटन नहीं हुआ है, 1991 की बात है, अभी प्रक्रिया चल ही रही है। तो फिर क्या हुआ कि अब जब उसका विघटन हो गया तो अब तो ले देकर बात यह हो गई कि अब सोवियत रूस नहीं रहा, तो चलिए अब हमें अमेरिका की तरफ ही देखना है। तो फिर यासिर अराफात ने एक कॉम्प्रोमाइज किया। वो क्या कॉम्प्रोमाइज किया वो मैं बताता हूं। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण समझौता, कभी अगर तुम किसी बुक में पढ़ोगे, न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा, इसको ओस्लो समझौता कहते हैं, ओस्लो एग्रीमेंट। मैं हिंदी में ही लिख देता हूं, इंग्लिश में बोल देता हूं, ओस्लो एग्रीमेंट, ओस्लो समझौता। यह समझौता किसके किसके बीच हुआ? तो पीएलओ और इजराइल के बीच। ये पीएलओ और इजराइल के बीच यह समझौता हुआ। उसमें पहली बार आप समझे, पीएलओ ने समझौता कर लिया, और यही इसी समय उसने, इससे पहले 1988 में ही उसने ऑलरेडी इजराइल राज्य को मान्यता दे दी, उसको उस स्टेट को एक्सेप्ट कर लिया। और इसमें तय यह हुआ कि चलिए कोई नहीं, अब जो फिलिस्तीन, चूंकि फिलिस्तीनी के बड़े भूभाग पर तो वहां पर इजराइल ऑलरेडी कब्जा कर चुका था, यूएनओ ने 35% दिया था और प्रैक्टिकली उसने 65% पर कब्जा कर लिया था। लेकिन तय हुआ कि अगर आप जैसे मैप पर देखोगे तो मैप पर आपको यहाँ पर तो नहीं दिख रहा, मैं आपको, इतना छोटा है जो आपको थोड़ा सा अलग आपको अपने मैप पर देखना पड़ेगा। जैसे आप अगर मैप पर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, जैसे देखो ये इजराइल है, यहीं पर यरूशलेम भी है, यहीं पर रामल्ला भी है, और ये छोटा सा भाग है, इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं। वेस्ट बैंक थोड़ा बड़ा है, और जो गाजा देखते हो वो गाजा भी यहीं पर छोटा सा है, गाजा क्षेत्र। तो गाजा क्षेत्र और वेस्ट बैंक यही फिलिस्तीनियों के लिए, क्योंकि वेस्ट बैंक तो पहले था नहीं, उस पर तो उन्होंने कब्जा किया हुआ था, लेकिन यह तय हुआ कि चलो वेस्ट बैंक हम वापस कर देंगे, इजराइल ने कहा, और फिर गाजा क्षेत्र भी हम वापस कर देंगे, क्योंकि गाजा को भी उसने इनक्रोच कर लिया था। गाजा तो बहुत छोटा सा ही क्षेत्र था, तो दोनों को इनक्रोच किया हुआ था, और हुआ कि भाई दोनों को मैं वापस कर दूंगा, और वहां पर फिलिस्तीनी, स्वतंत्र फिलिस्तीनी सरकार गठित होगी, और एक संगठन का निर्माण हुआ जिसका नाम था पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी। एक पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी नामक संगठन का निर्माण हुआ, और हुआ कि पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी ही, जो इसका जो राष्ट्रीय अथॉरिटी है, मैंने वहां पर दे दिया है नाम, पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी ही यहां पर सरकार चलाएगी। ओके, और इस समय तक यासिर अराफात थे और पीएलओ ने समझौता किया, लेकिन यह समझौता हमास मिलिशिया को मंजूर नहीं हुआ। कहोगे हमास मिलिशिया कौन है? तो वो उग्रवादी थे। जैसे अब नेशनल मूवमेंट में तुम देखते हो कि बहुत जगहों पर कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज कर लेती थी, लेकिन वहीं पर जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे वो बड़े विद्रोह पर उतारू हो जाते थे, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसने कहा कि नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं और हम इस संधि को नहीं मानते हैं, और उसने आतंकी हमले इजराइल पर जारी रखे। मामला ले देकर उलझता चला गया। ओस्लो समझौता का क्रियान्वयन नहीं हुआ, हालांकि इसका जो पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी बना। खैर अंत में जब उस पर बार बार इजराइल पर हमला होता तो इजराइल ने इसको एक बहुत बड़ा बहाना बनाया, और बनाकर उसने एक दीवार से गाजा को घेर दिया और पूरे फेंसिंग कर दिए। आज भी आप न्यूज पे पढ़ोगे तो आपको दिखेगा, उसको अपार्थाइड वॉल बोलते हैं। अपार्थाइड जानते हो ये शब्द का प्रयोग किसके कंटेक्स्ट में हुआ है? अपार्थाइड शब्द का प्रयोग हुआ है, अपार्थाइड शब्द का प्रयोग हुआ है दक्षिणी अफ्रीका के रंग भेद की सरकार के अगेंस्ट में, जो काले लोगों को, बिल्कुल ही अश्वेत लोगों को अलग कर दिया। उसी प्रकार से गाजा को उसने चारों तरफ से बांध दिया। 2003-4 की बात है, अपार्थाइड वॉल बना दिया इसने। खैर चलिए, चूंकि उस पर काफी दबाव था इजराइल पर कि भाई आप ओस्लो एग्रीमेंट के लिए कुछ करिए, तो उसने वेस्ट बैंक और गाजा दोनों को खाली किया। और वहां पर जब चुनाव हुए तो आपको आश्चर्य होगा, 2006 की बात है कि गाजा में जो सरकार बनी, वो गाजा में जो चुनाव हुए तो वहां पर पीएलओ हार गया और हमास मिलिशिया की सरकार बन गई, हमास आतंकवादी। अब तो अमेरिका और पश्चिमी देश भी शरण रह गए कि भाई हमास को अथॉरिटी आ जाएगी तो आतंकी ग्रुप है, और हमास ने स्पष्ट कहा कि हम इजराइल राज्य को नहीं मानते।
अंत में क्या हुआ कि अब देखो यहीं से फिलिस्तीनी आंदोलन विभाजित हो गया, क्योंकि पीएलओ और हमास के बीच विभाजन हो गया। हमास गाजा पट्टी में स्थापित हो गया और पीएलओ स्थापित हुआ। अंत में वेस्ट बैंक में जहां पश्चिमी देशों ने मिलकर, इजराइल ने मिलकर उसको वेस्ट बैंक में स्थापित कर दिया। 2004 में यासिर अराफात का डेथ हो गया था। उसके बाद जो वहाँ पीएलओ की सरकार स्थापित हुई, तो अब पीएलओ का ही दूसरा नाम फतह भी है। आप पीएलओ कहो या फतह, तो अभी वो फतह पार्टी के रूप में चल रही है। और फतह पार्टी का मुखिया है जिसका नाम है मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास। तो अब दो सरकारें बन गई। एक सरकार हमास मिलिशिया की सरकार, एक सरकार है जो हमास मिलिशिया की सरकार है। और हमास मिलिशिया की सरकार स्थापित है, वही हमास है जो अभी ये जो देख रहे हो कि ये जो अक्सा मॉस्क में जो वारदातें हुई है और इधर से जो रॉकेट छोड़े गए वही हमास का जो गाजा पट्टी से छोड़े गए हैं। और उधर जो सरकार है वह वेस्ट बैंक में फतह पार्टी की ही मोहम्मद अब्बास उसकी सरकार है। पश्चिमी देशों का समर्थन उसे प्राप्त है। लेकिन अब बात चल रही है कि भाई अब इजराइल को आप एक राष्ट्र के रूप में, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दो। और जब मामला यूएनओ में आया तो इसको इजराइल ने मान्यता देने से इनकार कर दिया। इजराइल ने कहा कि नहीं, हम इसे मान्यता नहीं देंगे। क्योंकि अब देखो समस्या 2-3 आ रही है, क्योंकि जो 2-2, 3-3 वॉर हुए उसमें फिलिस्तीनी क्षेत्र से बहुत सारे फिलिस्तीनी भागकर दूसरी तरफ चले गए। तो बात यह तय हुई कि पहले फिलिस्तीनी लोगों को वापस लीजिए, जो भागे हुए फिलिस्तीनी हैं उनको दोबारा फिलिस्तीनी क्षेत्र में वापस लीजिए। दूसरा, बहुत सारे फिलिस्तीनी हैं जो इजराइल में निवास कर रहे थे। आज भी आप देख रहे होंगे, जो मैं आपको न्यूज में दिख रहा होगा, 21% फिलिस्तीनी अरब हैं जो आज भी इजराइल में हैं। उनके साथ सेकेंड हैंड सिटीजन की तरह व्यवहार किया जाता है। और फिर भी अभी बहुत सारे फिलिस्तीनी हैं जो इजराइल के ओरिजिनल थे, जो भागे हुए हैं। तो बात यह भी चली कि इजराइल उन फिलिस्तीनियों को वापस ले, तो इजराइल ने उन फिलिस्तीनियों को वापस लेने से मना कर दिया। उन्हें लग रहा कि अभी तो 21% ही है, और तब पता चला कि 55-56% फिलिस्तीनी हो जाएंगे और हम खुद ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो उसका क्रियान्वयन कैसे हो? तो जब भी फिलिस्तीनी को राष्ट्र बनने की टू नेशन थियरी की बात हुई। इसी बीच आपको आश्चर्य होगा एक घटना कि चूंकि ये मैप पर मैं आपको गाजा और वेस्ट बैंक की दूरी नहीं दिखा पा रहा हूं, क्योंकि इतना छोटा है। आप लोग किसी भी मैप पर देख लेना तो आप देखोगे अब उसमें एक समस्या ये आ रही है, जैसे अब दो अलग अलग, अब इनको एक अलग राष्ट्र बनाने की बात थी। यूएनओ में गए तो यूएनओ ने इनको ऑब्जर्वर का स्टेटस तो दे दिया है, लेकिन फिलिस्तीनी लोगों को नेशन का दर्जा नहीं दिया। हाँ, एक फायदा यह हुआ कि भारत का भी रुख थोड़ा सा बदला है, जो मैं आपको आगे बताता हूं। अब इसमें चुनौती यह आ रही है कि इनको नेशन का दर्जा अभी भी इजराइल नहीं दे रहा। इजराइल बहाना बना रहा कि हमास मिलिशिया आतंकी संगठन है, उनके साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। पीएलओ अकेले दम पर भी समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या उसे सारे फिलिस्तीनी मानेंगे? क्योंकि फिलिस्तीनी का एक भूभाग पर पीएलओ का या फतह का नियंत्रण नहीं है, मोहम्मद अब्बास का, बल्कि हमास मिलिशिया का नियंत्रण है। एक अच्छा खासा उनका बहाना है। अब इधर इजराइल ने क्या किया बड़ी चालाकी से कि उसने पूर्वी जेरूशलम और पश्चिमी जेरूशलम पर तो कब्जा पहले किया हुआ था, दोनों को उसने इंटीग्रेट कर लिया। ओके, और दोनों को इंटीग्रेट 1980 में ही कर लिया था, और जेरूशलम को अपनी राजधानी घोषित करने की पूरी तैयारी कर ली। और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो भी आते हैं उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वह कभी भी जियोनिस्ट लॉबी, जो यहूदी लॉबी है, उससे विरोध में जाए। ऐसी आप देखेंगे अगर पीछे इतिहास में, तो बराक ओबामा ने कुछ हद तक हिम्मत की थी। अब इधर इजराइल ने क्या किया कि गाजा में और पूर्व यरूशलेम में और वेस्ट बैंक में, दोनों में बड़ी संख्या में उसने फिर यहूदियों को बसा दिया है। अब क्या है कि प्योर यहूदी और फिलिस्तीनी कहीं नहीं। वेस्ट बैंक में भी एक अच्छी खासी यहूदी आ गए, गाजा में भी कुछ है, लेकिन गाजा में कम है, और पूर्वी यरूशलेम में बड़ी संख्या में यहूदी स्थापित हो गए। अब बात यह चल रही है कि अगर हम 2 स्टेट कायम करेंगे तो दोनों तो मिक्स्ड स्टेट ही रहेगा,
क्योंकि इजराइल में अभी भी 21% यहूदी हैं और कुछ यहूदी को 21% फिलिस्तीनी है, अरब फिलिस्तीनी, और कुछ अगर फिलिस्तीनी को वापस लिया जाएगा तो और भी उनकी संख्या बढ़ जाएगी। और इधर वेस्ट बैंक में भी एक अच्छे खासे यहूदी हैं, जेरूशलम में अच्छे खासे यहूदी हैं। तो हम कैसे जेरूशलम को फिलिस्तीनी की राजधानी बना पाएंगे? उन यहूदियों का क्या होगा जो ऑलरेडी बस गए? अब उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप महोदय थे वो प्योर प्रो इजराइल उनकी पॉलिसी थी। जैसे आप देखोगे बराक ओबामा ने उस समय बड़ी हिम्मत दिखाई थी वेस्ट बैंक में और यरूशलेम में, जब नई नई बस्तियां सेटलमेंट स्थापित कर रहा था इजराइल, उसने खुला विरोध किया था कि आप गलत कर रहे हो और आलोचना की थी। परिणाम हुआ कि बराक ओबामा के बाद जब डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट में आपको याद होगा हेनरी क्लिंटन बैठी और डोनाल्ड ट्रंप जैसे सिरफिरे चुनाव जीत गए, पूरी दुनिया दंग रह गई। लेकिन इस पर किसी ने भी गौर नहीं किया कि इसमें यहूदी लॉबी का कितना बड़ा सपोर्ट था डोनाल्ड ट्रंप को। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर उसने यरूशलेम पर भी यहूदियों को मान्यता दी। उसने जो स्टेप उठाए वो तो खैर आप लोगों की आंखों के सामने भी है। तो अब जब ट्रंप गए और जो बाइडेन आए हैं तो इनकी भी हिम्मत इतनी तो है नहीं कि यहूदी लॉबी को नाराज कर सके। अभी देखिए ना, अब अल-अक्सा मॉस्क में जो वायलेंस हुआ है वो क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वैसे हम शांति चाहते हैं परंतु इजराइल इज हैविंग अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। अरे भाई, आप अपने आप को डिफेंड करने का राइट, आप किसी के घर में घुसे हुए हो और वह अगर कोई भी तरह का ऑफेंस करता है, हालांकि हमास मिलिशिया का स्टेप गलत था। हमास मिलिशिया का स्टेप इसलिए गलत है कि इसी तरह से 4-5 रॉकेट छोड़ देते हैं और उसमें निर्दोष फिलिस्तीनियों को मरवाते हैं। जो रास्ता उन्होंने चुना है आतंक का, वो उसका समाधान नहीं है। इंटरनेशनल निगोशिएशन ही उसका समाधान है और उन्हें कोई राइट नहीं बनता है कि इतने सारे निर्दोष फिलिस्तीनियों को वह खरात पर चढ़ा दे। लेकिन दूसरी तरफ जो इजराइल का स्टेप है वह गलत है, क्योंकि अगर आप किसी के घर में घुस रखे हो, अब गाजा में उनकी स्थिति क्या है, चारों तरफ से आपने घेर रखा है, लोग एक दीवार के अंदर कैद हैं। अभी स्थिति क्या है कि जब रॉकेट छोड़े जाते हैं और जब मकान ढहते हैं तो लोग भाग नहीं सकते, कहां जाएंगे? कहीं कोई जगह नहीं है, चारों तरफ से उन्होंने घेर रखा है। टैंक वैंक आर्मी सब अभी गाजा पट्टी के इर्द गिर्द घूम रही है। तो इस स्थिति यह खराब है। अब 2020 एक बहुत बड़ा लैंडमार्क माना जाता है। क्यों माना जाता है पता है? आप लोगों ने शायद अगर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, हालांकि कोरोना के समय ये सब घटना दब गई और यह घटना थी जिसे कोरोना टाइम में तो वैसे दबा दिया गया है, लेकिन यह घटना, आपने अब्राहम एकॉर्ड का नाम सुना होगा। अब्राहम एकॉर्ड नाम सुना है? नहीं सुना है तो जरूर सुनिए। अब्राहम समझौता, अब्राहम समझौता, ये है अब्राहम एकॉर्ड। ये 2020 में हुआ है, 2020। मुझे इच्छा थी कि थोड़ा अब्राहम एकॉर्ड की चर्चा आपसे करूँ। ये अब्राहम एकॉर्ड है क्या और इसका नाम अब्राहम एकॉर्ड क्यों है? क्योंकि 3 धर्म है, उसकी जड़ कहीं ना कहीं अब्राहम के विचारों में जाती है। अब्राहम जो पहला प्रॉफिट थे मोनोथिज्म के पश्चिम में, तो अब्राहम एकॉर्ड में अगर आप देखेंगे तो 3 पंथ, यहूदी पंथ, ईसाई पंथ और इस्लाम पंथ, तीनों की जड़ अब्राहम में जाती है। तो इसका नाम जानबूझकर अब्राहम एकॉर्ड रखा गया। इसके पीछे मकसद यह था कि वो ये सिद्ध कर सके कि भाई ये तीनों धर्मों के बीच एकता का भाव लाएगा, तीनों धर्मों धार्मिक पंथों के बीच अंडरस्टैंडिंग बेहतर करेगा। ये 2020 में और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के तत्वाधान में हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने चाहा कि अच्छा, हम ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक जो इजराइल का आइसोलेशन है, उस आइसोलेशन को हम समाप्त कर दें। तो आपको एक चीज़, मैंने कैंप डेविड समझौते के बारे में तो मैंने आपको बताया था, याद होगा। कैंप डेविड समझौता किन के बीच हुआ था? तो कैंप डेविड समझौता
या आप 1979, और इसमें कौन कौन था? इजिप्ट, इजिप्ट मतलब मिस्र और इजराइल। तो पहला देश इजिप्ट प्लस इजराइल, यानी पहला देश इजिप्ट था जिसने उसको मान्यता दी। फिर आगे आपको सूचना मिलती है कि 1994 में यूएसए ने एक सफलता और पाई, और यूएसए ने एक समझौता और उसने करवा दिया, और इस समझौते का नाम था कि जॉर्डन, जॉर्डन प्लस इजराइल। अब इस बार जॉर्डन के साथ इजराइल का समझौता करके उसने इजराइल को मान्यता दिला दी। अब देखिए, अब्राहम एकॉर्ड में उसने 4 देशों के द्वारा मान्यता दिलवाई है इजराइल की। अब ये मान्यता कौन कौन देश है? जॉर्डन तो देखो यहाँ पर 1994 में, ये मैप में आपको पता चल जाएगा। इजिप्ट 1979 में, और 4 देश जिन्होंने मान्यता दी है अभी, उसमें 4 देशों के साथ इजराइल का समझौता हुआ है, मैंने नाम भी दिया हुआ है इसमें। बहरीन है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, सूडान और मोरक्को। अब सूडान आप देख रहे हो कि यहाँ अफ्रीका में, और यहाँ इजिप्ट, ये देख रहे हो इजिप्ट है, और इधर आप देख रहे हो तो जॉर्डन तो पहले ही मान्यता 94 में दे चुका था इजराइल को, यही इजराइल है। और सऊदी अरेबिया भी नहीं साइन किया, लेकिन सऊदी अरेबिया का आशीर्वाद प्राप्त था, यानी सऊदी अरेबिया खुश था और उसके ही सहमति से यह सब हुआ, और 4 देशों ने मान्यता दी, और सबके अपने अपने इंटरेस्ट। जैसे सूडान का इंटरेस्ट यह है कि जब सूडान का डिवीजन हुआ तो सूडान ने जो आक्रामक नीति अपनाई थी, तो इस पर अमेरिका ने इकोनॉमिक एम्बार्गो लगा रखा है, तो उसको लगा कि इस बहाने हम अमेरिकी इकोनॉमिक एम्बार्गो से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा, यूएई को लग रहा है कि अमेरिका हमें हथियार की आपूर्ति करेगा, तो उसको भी अपना फायदा लग रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो 4 देशों ने मिलकर, जैसे मोरक्को, अब व्हाट वाज द इंटरेस्ट ऑफ मोरक्को बिहाइंड दैट? तो मोरक्को का इंटरेस्ट इसमें यह था कि मोरक्को यह समझ रहा था कि बेहतर होगा, और टर्की ने तो 1950 में ही मान्यता दे रखी है सबसे पहले, क्योंकि टर्की इन अरब देशों से अपने आप को अलग मानता था, उनके साथ उसके अच्छे संबंध नहीं थे। तो उसने सोचा मोरक्को का अपना स्वार्थ है, जैसे मोरक्को को यह लगता है कि इसी बहाने हम थोड़ा सहारन क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे, तो मतलब सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, और सब ने मिलकर इजराइल को मान्यता दी। अब एक तरफ जब 2020 में ये अब्राहम एकॉर्ड हुआ तो लगा कि अरब क्षेत्र में अस्थायी शांति आने वाली है, लेकिन ये जो घटना हुई है अभी ऑलमोस्ट, आप देखते हो कि जो अभी घटना पूर्वी जेरूशलेम में हुई है, अलास्का मॉस्का, और जो अभी चारों तरफ से कार्डन ऑफ किया गया है गाजा को, तो इन देशों ने भी आगे बढ़कर, यूएई ने भी आलोचना की है, सऊदी अरेबिया ने आलोचना की। हालांकि सऊदी अरेबिया इस संधि में कहीं नहीं था, लेकिन सऊदी अरेबिया की सहमति के बिना यह संधि नहीं हो सकती थी, क्योंकि अमेरिका चाह रहा था कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच की जो बढ़ती हुई दूरी है उसका फायदा उठा ले। और एक बड़ी अजीब बात हो रही थी, इजराइल और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के करीब आ रहे थे ईरान के अगेंस्ट में। हालांकि अभी थोड़ा सऊदी अरेबिया और ईरान के संबंध थोड़ा सुधरने के आसार नजर आ रहे हैं, अभी रिसेंट में आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, लेकिन वहां पर सिया सुन्नी वाला जब एंगल बना तो इजराइल की स्थिति धीरे धीरे मजबूत हुई। लेकिन ये जो रिश्ता हुआ इतिहास का बहता हुआ रक्त है, वो कैसे दूर होगा? कौन इसको साफ करेगा? कौन इस दर्द को, कौन उस पर मरहम लगाएगा? और किस प्रकार से इस बीटर हिस्टोरिकल लेगेसी से हम उबर पाएंगे वर्तमान में? तो हमेशा वर्तमान के ट्रीटमेंट के लिए हमको इतिहास में जाना होता है। तो हम आपको वर्तमान में इतिहास की उस पूरी एक समझ के साथ वर्तमान में आपको लाना चाहते थे, और मैं चाहता था इनफॉर्मली मैं आपको ये घटना समझा दूं। बहुत सारे मामले थे, बहुत सारी घटनाएं, तो थोड़ी सी आपको हो सकता है दिक्कत हुई हो, लेकिन आप घबराना मत। आप मेरे लेक्चर को एक के बजाय 2 बार 3 बार सुनकर और आवश्यक चीज़ें नोट डाउन कर लेना। तो आज इतना ही रहते हैं, फिर अगले वीक संभव हुआ तो इसी दिन दूसरे लेक्चर के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू।